कि पाकिस्तान में भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं। 1 लाख से भी कम सीटें हैं और बच्चे जो है वो 25 लाख से ज़्यादा जो है इस एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना रिसर्च करते हो, आपके करियर के बारे में आप कितना सीरियस हो। तो वीजा कितना टफ रहता है? यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, हम्म। ये बेसिकली लोग क्या देखते हैं, स्टडी अब्रॉड के अंदर कंसल्टेंट को पैसा कुछ भी देने का जरूरत नहीं होता है। और हमारे लोकल शहर के अंदर हर साल में 5 या 6 किस्सा आपको सुनने में आएगा कि फीस ले लिया किसी ने, आगे बढ़ा नहीं। स्टडी के बाद वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या रहती है? सेटल होने के लिए उसको बस एक अच्छा जॉब चाहिए, जिसमें पढ़ाई की हो उसी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहिए, उसका एक मिनिमम सैलरी जो है वो होना चाहिए। और अपने देश से कोई एक चीज जो आप अपने साथ ले जाना चाहोगे? दोस्तों, ये चैनल में हम कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं जिन्होंने हजारों लाखों या करोड़ों लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया है अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस से और अपने राइट इंटेंशन से। और इसी कड़ी में आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर धवल ठेसिया, जो अब्रोड एजुकेशन कंसल्टेंट है, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट को अब्रोड स्टडी करने के लिए भेजा है, उनको हेल्प की है, उनको कंसल्ट किया है, जिनका 8 कंट्रीज में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ ऑफिशियल टाई अप है और जिनको 10 साल से भी ज्यादा का ये फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस मेक अ डिफरेंस। अगर किसी ने अभी ये पॉडकास्ट को देखना स्टार्ट किया है, तो आपके हिसाब से क्यों उन्हें ये एपिसोड को पूरा देखना चाहिए? आज मैं आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो जी। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से, जो बेसिक एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है एजुकेशन का, वेदर इन स्टडी इन इंडिया और स्टडी इन अब्रॉड, वो मैं आज अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वाह। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि अगर मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए, किसी को अगर एमबीबीएस स्टडी करना है, तो उनके लिए इंडिया में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है और आउट ऑफ कंट्री यानी कि अब्रॉड क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम्म। मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इस साल नीट का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। उसमें आज तक रिकॉर्ड ब्रेक 25 लाख स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड है और मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अपीयर करने वाला है। जी, जी। तो यहाँ पे बट नेचुरल बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के लिए, हम्म। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ये सारे स्टूडेंट्स का है वो दैट जी। इज एमबीबीएस मेडिकल का प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर सिनारियो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के पास 1 लाख से भी कम सीटें हैं और बच्चे जो है वो 25 लाख से ज्यादा जो है इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब सीट के मुकाबले में जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स का वो जी। बहुत ही ज्यादा है। हाँ, 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और केवल 1 लाख सीट्स ही है इंडिया में। जी। ओके। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जैसे से फॉर एग्जांपल कि नीट का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है, जी। जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जी। तो यहाँ पे जिसके कुछ कम नंबर्स आ जाते हैं जिस हम्म। स्टूडेंट के, ऐसे नहीं कि वो स्टूडेंट जो है वो कैपेबल नहीं है, जी। आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, जी। लेकिन फिर भी कुछ कम मार्क्स आने के कारण उनको मेडिकल का जो प्रवेश प्रक्रिया है उससे वो बाहर निकल जाते हैं। जी। तो जी। उन बच्चों के लिए हम क्या-क्या ऑप्शन वर्कआउट कर सकते हैं, उन जी। बच्चों को क्या हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि ठीक है। जिससे बच्चा स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो और उनके पेरेंट्स जो है वो भी उसको सेटिस्फाइडली अपना सक्सेसफुल करियर अपने बेटे में या बेटी में देख सके। तो इंडिया की अगर बात करें, 25 लाख जैसे आपने बोला स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में और केवल 1 लाख सीट्स है, तो हुँ, 1 लाख में कुछ आप बाइफरकेट कर पाओगे उसमें से फ्री सीट्स कितनी हैं और बाकी हुँ, अलग-अलग कोटाज में कितनी किस तरीके से रहती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता हुँ। पाएँ? इसके अंदर जैसे हर स्टेट का एक अपना काउंसिल होता है। से जी। फॉर एग्जांपल अपना गुजरात स्टेट का एक काउंसिल है, मध्य प्रदेश का है, मेडिकल का जो काउंसिल है वो रहता है। जी। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग अगर गुजरात का एग्जांपल लें, जी। तो गुजरात के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल जी। कॉलेजेस है,
सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जी। और सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, तो हुँ। 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया जी, है। जी। तो यहाँ भी देखने वाली बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स का से फॉर एग्जांपल कि 720 मार्क्स में से अगर कोई स्टूडेंट है वो 500 से कम मार्क्स लेके आता है, जी, ठीक है, तो वो परसेंटेज और उसके नीट के स्कोर के बेसिस पे उसका एक मेरिट प्रिपेयर होता है, उस जी। मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया मिलता जाता है। है। हुँ। तो 25,000 रुपीज से गवर्नमेंट का फीस शुरू हो जाता है। फिर जी। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट के अंदर 3,30,000 से शुरू हो जाता है, तो 9,50,000 तक पर एनम रहता है। मतलब फ्री में 25,000 रुपए साल की फीस है? हाँ, मतलब सालाना 25,000 रुपीज, दैट इज द लोवेस्ट फीस। ओके, वो तो फ्री गवर्नमेंट फ्री में, वाली सीट्स में हाँ हुई। हाँ, ओके, ओके। और दूसरा सेमी गवर्नमेंट में कितना बोला आपने? 3,30,000 से शुरू हो जाता है, तो ओके। वो 9,50,000 तक पर एनम जो है वो उसका फीस ओके। रहता है, पर एनम हर पर साल एनम। का, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज मैनेजमेंट कोटा। उसके अंदर आपका 16 से 18 लाख के आसपास पर एनम फीस रहता है। ओके, ओके। और कितने साल का ये एक्चुअल ये पूरा कोर्स में कितने साल ये का रहता है? 4.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है उसमें। तो कुल मिला के आपका 4.5 प्लस 1 ईयर 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स रहता है। मतलब फीस आपको साल की 4.5 साल तक। 4.5 साल के लिए साढ़े देनी है। चार साल तक। ओके, ओके, ओके। यानी कि अगर मैनेजमेंट कोटा में कोई हम्म, स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, जो हम्म, थर्ड वाला आपने बोला, हम्म, यानी कि गवर्नमेंट में नहीं ले रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, सेमी गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है, और थर्ड कैटेगरी में अगर बात हम्म। करें, तो वहाँ पर टोटल एक्सपेंस कितना आएगा अगर उनको इंडिया में स्टडी करना है तो? अगर इंडिया में स्टडी करना है, अगर मैनेजमेंट कोटा में जी, जी, एडमिशन लेना जी। है, ठीक है, तो आप करीबन करीबन लगभग 1 करोड़ का पैकेज जो है वो बच्चे को होता है, पूरा मतलब 1 एक्सपेंसेस। करोड़ रुपए यस, का एक्सपेंस रहता यस, है। फॉर ओके, मेडिकल ओह! स्टूडेंट्स। तो हर कोई तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो रहते हैं वहाँ पर? से फॉर एग्जांपल कि सभी बच्चों का फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना अच्छा जी, नहीं होता जी, है जी, कि वो जी। 1 करोड़ का खर्च करके या फिर 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके वो अपने बेटे या बेटी को एमबीबीएस का पढ़ाई करवा सके। जी, तो इन केस के अंदर स्टूडेंट के पास दूसरा स्टडी अब्रोड का भी ऑप्शन रहता है कि जी। जहाँ पे चाइना हो गया, रसिया, जॉर्जिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ढेर सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे सालों से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सक्सेसफुली अपना करियर बना के इंडिया में वापस आते हैं। जी। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि अगर एमबीबीएस ही करना है हुँ, तो हुँ। वो अब्रॉड में भी जाके एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक और है। अगर उसका इतना बजट नहीं हो पा रहा है, समहाउ गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रही है, हाँ, तो हाँ। उन बच्चों फिर आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, जी। डेंटल हो गया, फार्मेसी हो गया, तो हाँ। डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन तो लेते हैं। अब्रॉड में आयुर्वेदिक वगैरह सब कराते हैं अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ नहीं, के, वो नहीं अब्रॉड है? में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल। मेडिकल के लिए हाँ, जाते वही, हैं, वही, क्योंकि वही। आयुर्वेदा जो वो अपने इंडियन रूट इंडियन से कल्चर कनेक्ट है। में जी, जी, उसका जी। वैल्यू है। और होम्योपैथी या यूनानी और वो सब हाँ, सब इंडियन। इंडिया में ही, हाँ। जी, जी, जी। हम्म, और दूसरी बात, आपने जो 1 लाख वाला जो बात बोली, हम्म, करीबन एप्रोक्सिमेटली 25 लाख हम्म, स्टूडेंट दे रहे हैं एग्ज़ाम और 1 लाख को एडमिशन मिलेगा। हम्म। तो वो 1 लाख जो थे वो केवल फ्री सीट्स वाले की बात किया था आपने, कि वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूडेड था? नहीं, उसमें मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूड है। ओह माय एक गॉड! 1 लाख में, 1 लाख के अंदर में मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा को मिला करके 1 लाख सीट्स मिला है। के 1 लाख सीट्स। ओके, ओके, तो ओके, ओके। ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म, उनको अगर मेडिकल में जाना ही है, मेडिकल परस्यू ही हम्म, करना है, तो जैसा आपने बोला वो अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। तो अब्रोड के लिए। यहाँ पर अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें, फॉर हम्म, एग्जांपल कई लोग को मैनेजमेंट कोटा में मिल रहा है लेकिन 1 करोड़ रुपए वो नहीं दे सकते, हम्म, फॉर एग्जांपल हम्म, XYZ रीज़न आपने बोले। तो वो अब्रॉड जाते हैं, तो हम्म, वहाँ पर कितना खर्चा रहता है? कंट्री वाइज़ कौन-कौन से मेजर हम्म। कंट्रीज़ रहते हैं? मेजरली मोस्ट फेमस जो स्टडी डेस्टिनेशन है, जी। लाइक सिंस 2005 और उससे भी पहले, हुँ, हुँ। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो रसिया जो है उसका फर्स्ट चॉइस रहता है, जी, बिकॉज इंडिया और रसिया के रिलेशन और ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। जी, जी। एज वेल एज वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हुँ, हुँ। टीचिंग पैटर्न जो है वो उसका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स है वो इजीली वहाँ पे जेल अप हो जाते हैं और करीबन करीबन आपका 30 लाख के आसपास के बजट में उसका
पूरा एमबीबीएस 6 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पर 6 साल का रहता है? जी, 6 साल का, मतलब इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ओके, वहाँ पर इंटर्नशिप हाँ, कंपल्सरी होती है। हाँ, यहाँ पे 5.5 ईयर में इंडिया में कंप्लीट करता है, वहाँ पे 6 साल में कंप्लीट और करता है। अभी वॉर जो है रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट को रहता है कि उनको वो इतना ज़्यादा नहीं उसको असर होता अभी? अभी जैसे आज करंट डेट में अगर मैं बात करूं तो हुँ। आपको पता है काफी टाइम से इंडिया और सॉरी यूक्रेन और रसिया का वॉर चल जी, रहा जी, है। जी। लेकिन हमारे किसी भी स्टूडेंट को आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न है जो वॉर जोन जो है, जो जी, वॉर का जो एरिया है वो जी। पूरा डिफरेंट है। अब ओके। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो कुछ एक्टिविटीज होती रहती है तो या उसका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, हुँ, वहां पे हुँ। कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जी, रहता जी, है। जी, जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे कंट्री इंडिया। के अंदर वॉर चल रहा है, जी, तो जी। बच्चे को स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ओह! तो इतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं देखने में आ रही है अभी तक। तो 30 लाख के जहाँ पर रसिया में आप 6 साल तक पूरा एजुकेशन उसमें सब कुछ इंक्लूडेड आपने जी। स्टडी वगैरह और फिर हम्म, रहने का खर्चा सब हम्म। आ जाता है 30 लाख में कि और लगता है? सब कुछ आ जाता है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं इलाबरेट करके जी, आपको जी, जी। बताता हूँ हुँ, हुँ। कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होने के हुँ, कारण उसका फीस जो है वो काफी कम होता है। से फॉर एग्जांपल 1,30,000 इंडियन करेंसी से लेके हुँ। 3 to 4 लाख रुपीज में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कवर जी, हो जाते हैं। जी, जी। दूसरा उसका पार्ट ये है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है। ओके। तो वहाँ पे उन लोग को इंटरनेशनल स्टूडेंट से कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट करना है। उनको हुँ, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ऑलरेडी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी उनके पास फैसिलिटीज है, ऑलरेडी उनके साथ एफिलेटेड हॉस्पिटल है। तो हुँ, वहाँ पे उसको लोकल स्टूडेंट के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट के पढ़ाने में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। ठीक हुँ, है। और उनके पास सीट्स अवेलेबल है और उसके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, हुँ, तो हुँ। वहां पे 30 लाख के अंदर आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल फीस, फिर उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, एंटायर 6 ईयर में, एंटायर 5 ईयर्स की जर्नी में अगर उसको कोई भी हेल्थ का इश्यू आता है तो वो भी कवर्ड हो जाता है। वाह! एज वेल एज उसका कुकिंग, जो हुँ, सेल्फ हुँ। कुकिंग कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ जी, स्टूडेंट्स जो है वो कैंटीन में खाना जी, प्रिफर्ड करते जी, हैं, तो वो खाना पीना रहना सब मिला के करीबन 30 लाख के आसपास में उसका एंटायर जी। ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। वो भी हुँ। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट, हम्म। ग्रेट। और कौन-सा कंट्रीज़ एमबीबीएस के लिए और आप दूसरा दूसरा बात करेंगे, एक जैसे रसिया का मैंने आपको हुँ, इंफॉर्मेशन जी, दिया, जी। वैसे ही रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा है ईस्टर्न यूरोप में। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद जॉर्जिया करके कंट्री है, रिपब्लिकन ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। वो कहाँ पर आता है वो वो एक्चुअली? आप यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आता है, क्रिश्चियन कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है जिसका हाँ। कैपिटल शहर है चिसुनाउ। हुँ, हुँ। और काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स, मोर देन 800 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर राइट नाउ। आपके तो आपके या 800 हाँ, हमारी मतलब मेरे द्वारा भेजे हुए हैं। ओहो! तो वहाँ पर भी यूक्रेन के पास है फिर भी कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्री पूरा मतलब डिफरेंट कंट्री है। सेफ ही है। हुँ। हम्म, और कौन-सा बोला कंट्री आपने? जॉर्जिया है, जॉर्जिया। हाँ, 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 हाँ। चाइना है, हुँ, हुँ। कजाकिस्तान, हुँ, हुँ। काफी सारे तो कंट्रीज इसमें है। इसमें ऑन एन एवरेज अगर खर्चा देखा जाए तो लोवेस्ट कौन से कंट्रीज़ में है और हाईएस्ट कौन से कंट्रीज़ में है? लोवेस्ट किर्गिस्तान में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लोवेस्ट, जी। लाइक 25 लाख के आसपास उसका जो जी, है जी। वो हुँ। ऑलमोस्ट सभी कुछ जी, खर्चा आ जी, जी, जाता है। जी। और हायर साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न यूरोप वाले जो यूनिवर्सिटीज मैंने हुँ, आपको हुँ, बताया, हुँ, हुँ। मैक्सिमम 40 to 45 लाख रुपीज में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं सारे और यूनिवर्सिटीज। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क पड़ता है जैसे कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को चूज़ किया या कज़ाकिस्तान व्हाटएवर ये कुछ चूज़ किया तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कितना फ़र्क पड़ता है वहाँ पर? ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि हुँ। ये आपके माध्यम से मैं लोगों तक भी ये बात पहुंचा सकता हूँ जी, जी। कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मेजर किया जाता है। से फॉर एग्जांपल कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कजाकिस्तान, जी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी यूनिवर्सिटीज जो है उसका एजुकेशन खराब है या फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं डिलीवर कर रही है। हुँ। किसी भी कंट्री को आप सिलेक्ट करोगे तो उस कंट्री में कौन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा जी। जरूरी हो जाता है। जी, तो जी। यहाँ पे कोई कंट्री के अंदर ऑल ओवर 10 यूनिवर्सिटीज है, तो 10 यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं पढ़ाएगी, क्वालिटी एजुकेशन उसके पास नहीं होगा, अच्छे हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, फैकल्टीज उतना अच्छा नहीं हो रहेगी। हुँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कंट्री में एजुकेशन अच्छा है ही नहीं। हुँ। वहाँ पे कजाकिस्तान है तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है कि काफी अच्छा पढ़ाई करती है, काफी अच्छा रिजल्ट उसने दिया है इंडियन स्टूडेंट्स हुँ, के लिए। हुँ।
किर्गिस्तान है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं उनको। जी। चाइना में भी है, रसिया में भी है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना रिसर्च करते हो, आपके हुँ, करियर के बारे में आप कितने सीरियस हो, ठीक हुँ, है? और किस अ, और किस वेबसाइट या फिर किस सोर्स से आप वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है, वो वो निकाल कलेक्ट कर सकते यानी हो। कि ये हो सकता है कि कंट्री बेस्ड हो, लेकिन उसकी बॉटम लेवल की यूनिवर्सिटी चूज़ करे, उससे अच्छा है तो कि कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ हाँ, की बेस्ट यूनिवर्सिटी को या चूज़ करे। यस, एग्ज़ैक्टली। या इंटरेस्टिंग, हुँ, इंटरेस्टिंग। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए कोरोना के बाद ये पर्टिकुलर कोविड के बाद अ, चाइना से लोग डरते हैं, स्टूडेंट डरते हैं कि पहले बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे अभी वो बीच में कम हो गए थे, अभी थोड़ा बढ़ रहा है। तो हुँ, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें कि वहाँ पर अभी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, फ्यूचर में क्या है और क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स हुँ। सेफ रहते हैं कि नहीं है? मैं पर्सनल ओपिनियन और मेरे तजुर्बे से आपको बताना जी, चाहता जी। हूँ कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में ना मेरा खुद का विज़िट किया हुआ यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे हाँ। रसिया का हो, फिलीपींस का हो, चाइना का हो, ऑलमोस्ट हर जगह पे हम लोग स्टूडेंट्स को यानी कि अकोमोडेट स्टूडेंट करने को के लिए भेजने के पहले आप खुद विज़िट करते हो वहाँ हाँ, पर? कि जी, यूनिवर्सिटी हमारा देखा हुआ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखा हुआ होता है। तो टू बी जी। फ्रैंक आपको बताऊँ हुँ, तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना चाइना का यूनिवर्सिटी, मेडिकल एजुकेशन के बारे में टॉप पे आता है। क्या इंडिया बात! के पैरेलल आता है। ओह! उसका रीज़न ये है कि वहाँ भी 95% अबोव यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है। हुँ, 200-200 एकड़ में फैले हुए कैंपसेस है। 200 एकड़! हाँ, 10-10, 15-15 हज़ार बेड के अस्पताल एफ़िलिएटेड है कि जहाँ पे मतलब एयर एम्बुलेंस का सुविधा दिया जाता है ओह! पेशेंट को। तो क्वालिटी के मामले में मेडिकल एजुकेशन में चाइना को हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं देख सकते हैं। जी। उतना अच्छा उनका एजुकेशन क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हुँ, हुँ, हुँ। और द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंडियन स्टूडेंट इज़ हुँ, जो करिकुलम है, जी। वो सेम करिकुलम जो है वो चाइना जो है वो फ़ॉलो कर रहा है मेडिकल के यानी कि एजुकेशन में। इंडिया और चाइना का करिकुलम हाँ, ऑलमोस्ट सेम से है। फॉर एग्जांपल के एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर एनाटॉमी हो गया, हुँ, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, वही बीडी चौरसिया की रेफरेंस बुक से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ओह! वही सैमुअल की बुक से रेफरेंस दिया जाएगा। जी, तो कहने का तात्पर्य है कि 2005 जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जी। तब से लेके आज तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ना ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में है, ना ऑल ओवर डेवलपमेंट में है। तो हुँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो चाइना से पास आउट होके भी हमारे लोकल टाउन में भी काम प्रैक्टिस का। कर रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों को आज की डेट में अगर चाइना चाइना में मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करें, कई लोग को मन में अलग-अलग सवाल रहते हैं। आपने तो इतने सारे लोगों हुँ, को कंसल्ट करते हो। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में यही है कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। एक हाँ, अंश से हम देख भी ले चलो कि पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे जी, नहीं हैं। जी। लेकिन आपको पता है कि इस अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो हमारी 2-2 दूतावास ऑफिस है हाँ। चाइना में, एक शंघाई में है, एक बीजिंग में है, ठीक हुँ, है? हुँ, दूसरा मिथ बच्चों का रहता है कि चाइना के साथ कभी भी रिलेशन खराब हो जाएगा हुँ, तो हुँ, हुँ, हमारा करियर खत्म हो जाएगा। हुँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक जो थिंग्स है वो डिफरेंट होती जी, है और यहाँ पे आप एक एज ए स्टूडेंट वीजा वहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ कोई मतलब नेशनल कोरिलेशन नहीं। रिलेशन के साथ आपका कोई इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हुँ, को लेना देना नहीं होता है। हुँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ, द लैंग्वेज बैरियर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द चाइना। ओह! अगर कोई स्टूडेंट हमारा कि कोई भी स्टूडेंट हमारा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाता है, हुँ, तो हुँ। उनके लिए रोज़िंदी जो डे टू डे, डे टू डे लाइफ़ में या जो सुपरमार्केट में से कुछ सामान खरीदना है, हुँ, हुँ, हुँ। पेशेंट के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है, जी, हालाँकि जी। हर एक कंट्री में लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, लेकिन चाइना में लैंग्वेज सीखना हुँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऐसे सिटीज़न होंगे कि जिनको इंग्लिश आता है। तो ओह! दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हुँ, तो हुँ। हर कंट्री में कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस स्टूडेंट पॉइंट ओवरकम है। कर पाता है ये चैलेंज को? आप तो भेजते हो इतने लोगों को। 4-4, 5-5 साल अगर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करेगा, ठीक है? तो बट नेचुरल है कि उसको लैंग्वेज में कमांड आ जाएगा। वो जी। इतना
प्रो लेवल पे नहीं आ जाएगा, हाँ। लेकिन वो समझ सकता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो हाँ, क्या बातें हो रही है, तो वो सब जी। समझ सकता है, बोल भी सकता है, पेशेंट के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। और वहाँ पर कितना खर्चा आता है चाइना में अगर कोई एजुकेशन में यही जाएगा कि मेडिकल? करीबन आप 20 लाख से बजट शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम 30 टू 35 लाख रुपीस में, वो भी अब्रोड के जितने भी कंट्रीज है, जी। कुछ कैरेबियन कंट्रीज को छोड़ के, सारे के सारे जो है वो आपका 20 लाख से लेके मतलब 35 लाख कैरेबियन में। कंट्रीज में भी लोग जाते हैं एमबीबीएस के लिए? मैं केविन भाई आपको बताना चाहता हाँ। हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व हो गया, उसकी जगह पे नेशनल मेडिकल कमीशन आया। जी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में अगर आप पुराना वाला लिस्ट देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि पाकिस्तान में भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, इस मैं तो कंट्री आपको गिना नहीं पाऊंगा, इतने मोर देन 30 टू 35 कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए तो जा रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहे, फॉर हम्म, हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो उनको वीजा वगैरह सब मिल जाता है हाँ, इजीली? हाँ। इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया has approved 10 more than 10 universities for studying like हम्म। medical course in Pakistan. लेकिन धवल भाई यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया से इतने सारे लाखों स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, और आज की डेट में जैसे बोल रहे हो कि पाकिस्तान भी लोग जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या इश्यू है कि यहाँ पर हम लोग उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपके हम्म, एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंस से? देखो मेरा ये मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट अपनी तरह अपने लेवल पे बहुत ज्यादा अभी मेहनत कर रही है। से जी। फॉर एग्जांपल में गुजरात में कुछ मेडिकल के सीट्स बढ़ाए गए, कुछ हम्म। नई कॉलेजेस को परमिशन दिया गया है। हम्म। वैसे पान इंडिया में यूनिवर्सिटीज तो बढ़ रहे हैं, जी। लेकिन देखने वाली बात है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम्म। सडनली आप सोचो कि 12-13 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे थे, ठीक हम्म। है, अब सडनली 25 लाख 12 स्टूडेंट, 13 लाख कब दे रहे थे, कौन से साल ये की बात मतलब है? पिछले वाले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ ओह। कि 12-13 लाख 14 लाख के आसपास जो स्ट्रेंथ था वो आज 25 लाख पे है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम्म। ऐसे में अगर सिर्फ मेडिकल का सीट बढ़ाने से इंडिया का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाता है। क्वालिटी एजुकेशन देना है, हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल रोटेशन प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। हम्म। आज आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जिसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पेशेंट फ्लो भी तो होना चाहिए, हम्म। डिपार्टमेंट होने चाहिए, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और ये सब डेवलप करने में इट विल टेक टाइम, क्योंकि हम्म। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है जी। इंडियन हेल्थ सिस्टम में। तो हम्म। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, जी। अच्छी फैसिलिटीज, उस मशीनरीज जो है वो उसको लानी पड़ेगी। तो वो सब साइमल्टेनियसली धीरे 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 इंडिया में अभी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम कभी ऐसी सिचुएशन पे आएंगे कि जहाँ पर दुनिया भर के स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करने के लिए आएंगे? जैसे चाइना में आपने बोला, रशिया में आपने बोला, वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वहाँ के डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को तो प्रमोट, वहाँ के स्टूडेंट्स को तो प्रमोट कर ही रही है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया में क्या आपको लगता है नियर फ्यूचर में ऐसी ऐसा सिचुएशन आएगी? 100% आई एम क्वाइट श्योर। उसका रीजन एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि मेडिकल का जो एजुकेशन जो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, हम्म। विच इज वर्ल्ड क्लास। ओके। आज आप यूएसए का लिस्ट निकाल के देख सकते हो कि टॉप डॉक्टर्स जो भी है, दैट इज इंडियन पास आउट स्टूडेंट, ग्रेट। इंडियन ओरिजिन। तो हम्म। पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी मेडिकल के बारे में डॉक्टर की गिनती करने में जब हम लोग देखेंगे, तो हम्म। वहां पे आप पाओगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स ही है कि जो वहां पे वेल एस्टेब्लिश है और टॉप लेवल के डॉक्टर्स है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग के पास डॉक्टर्स नहीं है, हम्म। लेकिन इंडिया का मेडिकल एजुकेशन इज रियली गुड। वाह। यहाँ उसका रीजन है कि यहाँ पे जैसे हमारे कंट्री का जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, वहां पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर जो है, हम्म। आपका रिसर्च है, आर-एन-डी लेवल जो है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग कर पाते हैं, ताकि हुँ, वहाँ पे वो सब इतना पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो यहाँ पे हमको ह्यूमन ट्रायल्स जो है, फिर यहाँ पे आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो वो सब जो है वो इंडिया में काफ़ी फेमस है। अब जी। जैसे
आपने बात की कि फॉरेन के स्टूडेंट कब इंडिया में पढ़ाई करने के हुँ। लिए आओगे, लेकिन अभी तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास सीट कम पड़ रही है। जी, जी। लेकिन आप देखोगे कि बड़ी-बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट हुँ, हो, हुँ। चाहे गवर्नमेंट हो, हुँ। पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट जो है वो अभी इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आ रहे जी। हैं, ठीक है? इंडिया का जो स्टडी इंडिया करके एक पोर्टल चलता है, हुँ, वहाँ हुँ। पे आपका सारे कंट्रीज़ से इंडिया में आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ भी एक्सपोज़र दिया जाता है, जी। और उनका स्कॉलरशिप भी देते हैं हमारी गवर्नमेंट। मतलब मेडिकल में मेडिकल यही में। एक इश्यू है बहुत हुँ, बड़ा। हुँ। और दूसरी बात, अगर मानिए कि किसी ने फ़ॉरेन में एमबीबीएस किया, मेडिकल का पूरा वो जो है ज़रूरी है, वो सारी डिग्री उनको मिल गई और उनको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी कंट्रीज़ में से हुँ। किया हो। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने जैसे बोला क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग बिलीव करते हैं, क्वालिटी डॉक्टर्स में हम लोग बिलीव करते हैं, तो क्या वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हैं या कोई प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ता है? यहाँ पे जैसे इंडिया के बाहर अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस हुँ, करने के लिए जा रहा है, से फॉर हुँ। एग्जांपल रसिया जा रहा है, जी। तो रसिया में अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडिया वापिस आएगा, हुँ, हुँ। तो इंडिया के अंदर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। हुँ। तो वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो है वो 300 मार्क्स का एक पेपर रहता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, एफएमजीई। हुँ, 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 तो हुँ। वहाँ पे स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। इस एग्ज़ाम में सिर्फ़ पासिंग के नंबर लाने हैं, मतलब 50% लाना है हुँ, आपको, हुँ। और फिर वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है स्टूडेंट। और हुँ। ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, एंड स्टूडेंट्स कैन अपीयर अनलिमिटेड टाइम। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो स्टूडेंट है वो आसानी से पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। ओके। मतलब हर 6 महीने अगर वो फेल भी होता है हुँ, वर्स्ट केस हुँ। सिनेरियो में, तो हर 6 महीने वो अपीयर कर सकता है, अपीयर रीअपीयर कर कर सकता सकता है, है। हाँ। ओके, लेकिन ओके। बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, मतलब इन नियर ईयर्स, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने नया रूल इम्प्लीमेंट करने जा रही है, विच इज नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अभी तक क्या था कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू कंपलसरी अपीयर दिस एग्जामिनेशन, जी, राइट? जी, जी। लेकिन एफएमजी वाला एफएमजी बोला। हुँ, डाला। हुँ। लेकिन अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो उन बच्चों के लिए कोई एग्जाम आज तक नहीं था। जी। हाँ, तो वो मतलब कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के करने बाद के बाद एग्ज़ाम। भी कोई एग्जिट एग्जाम नहीं था। तो हुँ। अब गवर्नमेंट थोड़ा-सा अलर्ट हुई है, क्वालिटी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को देख के, क्वालिटी डॉक्टर्स ही इंडिया में प्रैक्टिस करें, उसको देख ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अब चाहे आप इंडिया में पढ़ो या चाहे आप फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस का पढ़ाई करो, दोनों बच्चों को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है, एग्जिट एग्जाम देना है, व्हिच इज नेक्स्ट, हुँ। एंड दैट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट, स्टेप 1 और स्टेप 2। एग्ज़िट एग्ज़ाम, ये इंटरेस्टिंग हुँ। बात बोली आपने। वो उसका पर्पज़, एक्चुअल पर्पज़ क्या है कि क्वालिटी डॉक्टर्स निकल पाएँ। क्वालिटी डॉक्टर्स। तो अब इन हाँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे अभी तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन था। जी। हो सकता है गवर्नमेंट सोच रही थी कि भाई आप कौन से देश में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सभी यूनिवर्सिटी का क्वालिटी चेक करना गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट जी, था। जी, जी। तो अगर आपको इंडिया में आना है, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे स्टैंडर्ड का जो टेस्ट है उसको क्लियर करो, और आप साबित प्रैक्टिस करो है। कि आप अच्छी जगह पे पढ़ के और पढ़ के ही आए हो, हुँ, तो हुँ। हम आपको लाइसेंस देंगे। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा लौता देश था, हुँ, हुँ। केविन भाई, हुँ। कि जिसमें एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम के बिना मेडिकल का लाइसेंस दिया जा रहा था आज तक। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के इंडियन लिए। स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट को 55 मार्क्स आया है, ठीक है, ओके। 12th स्टैंडर्ड में, जी। और नीट का स्कोर कम है। पैरेलली दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका भी सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसका फैमिली जो है बैकग्राउंड वो पुअर है, और हुँ। एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब जी। आपको एग्जांपल के तौर हाँ। पे समझाता हूँ। हुँ। तो जो गरीब बच्चा है, कि जिसको एमबीबीएस का पढ़ाई करना ही है, उसका ड्रीम है, हाँ। ठीक है, मार्क्स कम आने से हम किसी का जजमेंट नहीं ले जी, सकते, जी, जी। उसको भेजा अब्रॉड। यानी कि उसको 25-30 लाख रुपए में 25-30 लोन लाख रुपए लेकर में के वो टोटल, कैसे भी करके वो हाँ, गया, तो कैसे भी 30 लाख करके, रुपए में हाँ, हो गया। हाँ। टोटल बजट में। हाँ। और एक स्टूडेंट कैपेबल था, सेम कैलिबर वाला, हाँ। उसको यहाँ पे 1 सीआर का एक्सपेंस करके उसके फैमिली ने इंडिया में एडमिशन दिलवाया। जी, लेकिन जो अब्रॉड से पढ़ाई करके वापिस आएगा, वो एक परीक्षा देगा, एग्जाम कंडक्ट करेगा, फिर उसको लाइसेंस मिलेगा। जी। और वो 1 करोड़ रुपया जिसने खर्च किया था, जिसने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया था इंडिया में, सेम कैलिबर वाला स्टूडेंट, उसके लिए कोई एग्जाम ही नहीं था आज तक। मतलब आपका ये मानना है कि
कोई भी डॉक्टर जो है, मतलब मेडिकल का स्टूडेंट, वो प्रैक्टिस करना चालू करे उससे पहले एक एग्जाम, जिसको एग्जिट एग्जाम आप बोलो, आप वो मैंडेटरी बोला होना जाता है। चाहिए, जो अब हो गया है, वो हाँ। ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये ह्यूमन के साथ डायरेक्ट यस, रहता है। वाह यस। वाह। तो हुँ। वो कब से आप मान रहे हो, कब मेबी से? नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑलरेडी उसका जो मतलब उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। हम्म। इम्प्लीमेंट जो है वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से हो जाए। जी 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 जी। अभी दूसरा, अगर किसी को एमबीबीएस, अगर उन्होंने बी ग्रुप लिया है, यानी कि बायोलॉजी लिया है किसी ने, और उनको एमबीबीएस नहीं करना है, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं अब्रोड? अब्रॉड में से फॉर एग्जांपल कि उसको एमबीबीएस नहीं करना है, तो हम्म अब्रॉड में ज़्यादातर अगर आप मेरा एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊँ, हम्म तो एमबीबीएस कोर्स अगर नहीं करना है और अब्रॉड में दूसरा कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो डेवलप कंट्री है, जो हम्म। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है? वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी के रिलेटेड कोर्स लेता है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इंटरेस्टिंग। ठीक है? फिर उसके बाद उसको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसमें भी आप लिबरल आर्ट्स में उसके जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है बीएससी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हम्म बीएससी इन डेटा साइंस, ठीक है? फिर हम्म। मैनेजमेंट का स्टडीज़ जो है वो भी वो अपीयर कर सकते हैं। जी। तो कुल मिला के साइंसेस में फार्मेसी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट हो गया, तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं कि जो बी ग्रुप के स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड में जाके ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। और यानी कि जिन्होंने बी ग्रुप लिया, बायोलॉजी बायोलॉजी लिया है जिन्होंने, वो भी बीएससी इंजीनियरिंग वगैरह सब कर हाँ, सकते हैं? यस। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों फील्ड के स्टूडेंट जो है, ठीक हाँ। है? ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट को, बहुत कम पेरेंट्स को ये पता होगा कि जैसे इंडिया में उसका 12th जो है वो कॉमर्स में है, हम्म कॉमर्स फील्ड में है, लेकिन उसको लगता है कि अब मैं बीकॉम करूँगा, बीबीए करूँगा, मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करूँगा। हम्म लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर उसका इंटरेस्ट आफ्टर 12th इंजीनियरिंग में लग रहा है, हम्म so they can also do BSc in computer science, BSc in data, like लिबरल स्टडीज के अंदर गवर्नमेंट का लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कॉमर्स के बाद भी अगर आप कुछ साइंस का कोर्स लेना चाहते हो या इंजीनियरिंग ए ग्रुप का कोई भी कोर्स अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओह, दैट्स ग्रेट सेम इनसाइट। फॉरेन में भी यही सिस्टम है, अगर आप कोई भी फील्ड में आप जंप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, ग्रेट। तो आपका ये मानना है कि अगर किसी को मेडिकल में नहीं जाना है, हम्म, लेकिन और कोई कोर्सेज को अपीयर करना है, और कोई कोर्सेज हम्म, में स्टडी करना है, हम्म, तो उनके लिए डेवलप्ड कंट्रीज के ऑप्शंस भी ओपन अप हो जाते हैं? राइट। और हाँ। मेडिकल के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे इंडिया में उसको एडमिशन लेना मुश्किल हो जा रहा है, जी तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कनाडा, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, उनका भी एक प्रवेश परीक्षा होता है। जी। तो वो इतना टफ है कि अगर वो पास करने की कैपेसिटी अगर स्टूडेंट में डेवलप हो जाती है, तो वो तो इंडिया में आराम से गवर्नमेंट में पढ़ लेगा। तो हाँ यहाँ पे मेडिकल के एडमिशन्स है, वो कहाँ पे होते हैं कि जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, हाँ, जहाँ पे वेरी कोई गुड। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, जी 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 यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहीं पे आसानी से बच्चा एमबीबीएस कर सकता है जी स्टूडेंट। जी जी जी। और कोई मतलब बीएससी वगैरह कुछ करना है तो इतना ज्यादा टफ नहीं होगा वहां हाँ, पर? उतना टफ नहीं होगा। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम का उसको एग्ज़ाम देना होगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल आईएलटीएस हो गया, पीटी हो गया। फिर उसके बाद उसके डिज़ायर स्कोर के हिसाब से उसको एडमिशन मिल मिल जाता जाता है है। और वाह, वीज़ा ग्रेट प्रोसेस स्टार्ट ग्रेट हो जाता है। ग्रेट इनसाइट्स। और दूसरा, अभी यहाँ पर वीजा की हम लोग बात निकली ही है, तो वीजा कितना टफ रहता है कंट्री वाइज, अगर हम लोग देखें डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में, वीजा और इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को यूएसए में जाना है, ठीक है? हम्म तो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, हम्म। ये बेसिकली इन लोग क्या देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप आओ हमारे कंट्री में पढ़ाई करने के लिए, आप अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है? अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में स्किल्स है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे आपको अच्छा जॉब मिलेगा, आपको हम्म। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। अगर वो नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपने घर पे वापस जाओ। जी। बेसिकली उन ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके सेटल हो जाएँ। अब हम्म बच्चे को और स्टूडेंट को, उसके पेरेंट्स को ज़्यादातर ये रहता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि 30 टू 40 लाख रुपीस हम्म इन्वेस्ट कर रहे हैं हम्म स्टूडेंट के पीछे, हम्म तो बच्चा उधर ही सेटल हो जाना चाहिए। ये माइंडसेट है इंडियन का, ठीक है? हम्म। कि हम इतना खर्च कर रहे हैं
और स्टूडेंट को भी क्रेज है हुँ, कि मैं यूएसए में ही रहना चाहता हूँ, कनाडा में हुँ, ही मैं स्थायी सेटल होना करना चाहता चाहते हूँ, हैं। यूके में ही रहना चाहता हूँ। जी, मेरे जी, को हर हर स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता। जी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इमिग्रेशन वाले जो है, से फॉर हुँ, एग्जांपल कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो फ़िल्टर करते हैं। उनको अगर पता लग जाता है, हाँ, आपके पास अगर कोई मोटिव ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल कि आपने ग्रेजुएशन किया, हाँ, बीबीए हुँ, हुँ, इंडिया में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने एमबीए किया इंडिया हुँ, में हुँ, हुँ। और फिर आप वापस एमबीए करने के लिए जाओगे, तो बट नेचुरल है कि सामने वाले को प्रिटेंड हो जा रहा है कि आप दूसरी वापस बार भी एमबीए का ऑप्शन रहता है खुला वहाँ पर? है ना, वो लेते हैं एडमिशन कि हाँ, भाई मेरे को एमबीए करना है। हुँ, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको मतलब जो उसका पर्पस जो है, ठीक है, हुँ, वो क्लियर होना चाहिए कि जी, वो क्यों यूएसए या ऑस्ट्रेलियन या फिर कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहता है। ओके। वो उसकी तकदीर है, अगर उसको मौका मिले, अगर वहाँ पे उसको सेटल हो जाए या उसको कुछ अच्छा अपॉर्च्युनिटी हुँ, मिले, वो अलग बात है। वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में कहाँ कम अपॉर्च्युनिटीज़ है। वो हुँ, अच्छी पढ़ाई करके वो इंडिया में आके भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं हुँ, स्टूडेंट्स। हुँ। तो ऐसे कौन-कौन से वो क्राइटेरियाज़ है, कौन-कौन से वो पॉइंट्स है जिसमें वो इमिग्रेशन जो मैनेजर है, इमिग्रेशन वाला जो बंदा है, उसको ये पता लग सकता है कि नहीं है इसके इंटेंशन में कहीं न कहीं वहाँ पर रहने की बात दिख रही है। सबसे पहले तो उसका परसेंटेज क्राइटेरिया, उसका ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है? हाँ, हाँ। ऑल ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस की उसको 12th में अगर 50 मार्क्स से भी कम है, हुँ, 49 मार्क्स है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जाके कैसे वो अपना करियर बना पाएगा? हुँ, 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 क्योंकि वो पहले से ही अपने प्रीवियस कंट्री में वो सीरियस नहीं है, अपने होम हुँ, कंट्री में। हुँ, सेकेंडली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हुँ, सेकंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आज हम दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं, हुँ, गुजराती में बात करेंगे, हुँ, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे अगर उसका इंग्लिश में प्रभुत्व नहीं है हाँ, और अगर वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए यूएसए या कनाडा वगैरह कंट्रीज में जाएगा, हुँ, तो पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा और जॉब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहेगा, हुँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हुँ, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हुँ, यहाँ पे इमिग्रेशन वाले इतने ईमानदार है कि वो जानते हैं कि ये बच्चा आएगा 40-50 लाख खर्च करके उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, उससे बच्चों को भी हटवा देते हैं, उसको हुँ, वीज़ा नहीं देते हैं। ओह! थर्ड वो देखते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हुँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका परिस्थिति उसका फैमिली का परिस्थिति ऐसा नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? कि हुँ, वो उसका फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर का फीस भर पाए, हुँ, हुँ, उसका लिविंग एक्सपेंस भर पाए। हुँ, कोई-कोई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को 1.5-2 साल तक जॉब नहीं मिलती। तो ऐसे में आपके पास रिज़र्व्ड पैसा भी होना चाहिए बच्चों के लिए, हुँ, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करें, उसको हुँ, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और लिविंग एक्सपेंस जो है वो यहाँ फैमिली की ओर से वहाँ पे मिलता जाए। मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं कि जो उन लोग देखते हैं कि हुँ, भाई आपका क्या इंटेंशन है आने का, आपका क्या बैकग्राउंड है, तो वो जी, पूरा देखते हैं, सब वो लोग चेक करते हैं इमिग्रेशन वाले। ओह! और एज़ एन एक्सपर्ट, आप तो इतने सालों से स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। एज़ एन एक्सपर्ट आप स्टूडेंट को क्या बोलते हो जब वीज़ा की बात वो करते हैं, इमिग्रेशन की वो जो बात करते हैं प्रोसीजर की, तो आप उनको क्या टिप्स देते हो कि क्या-क्या चीज़ों का वो ध्यान रखें? सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। ओके, फिर उसका कैलिबर देखते हैं कि बच्चा जी। स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ। किस सब्जेक्ट में वो आगे जाके अपना करियर जो है वो सक्सेसफुली बना सकता है। हो हुँ, हुँ। सकता है कि हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो। जी, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि स्टूडेंट को कि आप ये कोर्स करने से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, लेकिन हम एक लगभग अनुमान। अंदाज़ा ले लेते हैं, अनुमान जी। ले लेते हैं कि स्टूडेंट को कहाँ पे इंटरेस्ट है, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद फाइनेंशियल बैकग्राउंड जैसे आपको हुँ, बताया कि हुँ, भाई स्टूडेंट के पिताजी जो है या फिर उनका कोई भी फैमिली मेंबर्स है, मदर फादर जो है वो कैपेबल है। हुँ, अगर स्टूडेंट का 3 ईयर का कोर्स है या 4 ईयर का प्रोग्राम है या 2 साल का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कुछ भी पैसे का कमी हो जाए तो यहाँ पे वो स्टेबल है। हुँ। ऐसा भी ना हो जाए कि स्टूडेंट का जो फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उसका फैमिली का जो है सफ़र वो करें। डिस्टर्ब हो जाए। जी, ठीक है? तो ये सब देखते हैं। फिर उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में उसको प्रिपेयर करवाते हैं। जी। आईएलटीएस है, पीटी है, टोफेल, वो हुँ, एग्ज़ामिनेशन में देखते हैं स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस आता है। जी। उसके बेसिस पे हम उसको कंट्री का सिलेक्शन करवाते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। हुँ, हुँ। और बाकी 2-3
जो स्टूडेंट को जहाँ भी इंटरेस्ट है, उस हुँ, इंटरेस्ट में हम लोग उसको एप्लीकेशन करने में मदद करते हैं, उसको सजेशन देते हैं कि कौन-सा कोर्स करना चाहिए, हुँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का क्या वर्ल्ड रैंकिंग है, वहाँ जी। से पास आउट होके आपका क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या प्लेसमेंट्स रहेंगे आपके, हुँ, ठीक है? हुँ। फिर जो शहर में आप रहोगे उसका क्या लिविंग कॉस्ट रहेगा, वो सब जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उसको अवेयर करते हैं हम स्टूडेंट को। और धवल भाई बहुत सारी बहुत सारे लोग बोलते कि व्हाई एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। हुँ। तो आपका क्या मानना है कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सफिशिएंट है, या कोई कंसल्टेंट अगर है जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है स्टूडेंट के लिए? अब आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ हुँ, कि इंटरनेट पे तो पूरा कानून, भारत सरकार का जितना भी कानून के जितने भी क्लॉज़ है वो सब इंटरनेट पे जी, अवेलेबल जी। है। लेकिन अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस हो जाए गलत तरीके से या फिर आप पे कोई रेवेन्यू का केस हो जाए तो डेफ़िनेटली एडवोकेट आप वगैरह। वकील को अपॉइंट हुँ, करोगे, ठीक है? आज पैरासिटामोल से हमारा फ़ीवर ख़त्म हो जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है? आज डायरिया होता है तो कौन-सा दवाई लेना है वो हम सबको पता है, इंटरनेट में भी अवेलेबल है। हुँ। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। जी, जी, जी। आज कुछ लोन के बारे में, कोई हुँ, प्रॉपर्टी का लोन लेना है, कोई मॉर्गेज लोन लेना है, तो लोन कंसल्टेंट के पास आप जी, जी। जैसे बड़े लोन हाँ, कंसल्टेंट के पास लोग क्यों जाते हैं? तो वैसे जिसका जो सब्जेक्ट आज हमारा कंसल्टेंसी का सब्जेक्ट है, ठीक है? आज से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका नेबर का जो बच्चा है, हुँ, वो यूएसए में एक्स-वाई-ज़ेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जी, ठीक है? आपके रिलेटिव का लड़का ऑस्ट्रेलिया में एक्स-वाई-ज़ेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जी, तो आप उसको पूछोगे नेचुरली हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसके साथ हमारा एक इमोशनल टच भी होता है, जी। ठीक है? तो वो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा कि हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, मेरा अकोमोडेशन काफ़ी अच्छे से हो गया है, मेरे को जॉब मिल गई है, तो हुँ, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि जी, हाँ, जी, बराबर है कि ये सही। लड़का लेकिन वो स्टूडेंट ने, उसके परिवार ने और आप सुनने वाले जिसने राय ली, उसने सिर्फ़ वही यूनिवर्सिटी का देखा है। उसको ये नहीं पता है कि उसके 250 किलोमीटर्स के अराउंड और कौन-कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी है। जी, कौन-सा यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट में अच्छा है, हुँ, कौन-सा यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग में अच्छा है, कौन-सा कंट्री जो है वो इंजीनियरिंग के लिए सही रहेगा, कौन-सा कंट्री मेडिकल के लिए सही रहेगा। तो हुँ, ये हमारा तजुर्बा है, ये हमारा काम है और वो हमको सिर्फ़ आपको अवेयर करना है। जी, चॉइस अल्टीमेटली स्टूडेंट और पेरेंट्स का ही होता है, हम उसको फोर्स नहीं करते कि आप इसी कंट्री में जाओ, इसी जी, कोर्स में एडमिशन लो। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे या फिर अगर आप हुँ, अच्छा कंसल्टेंट का सिलेक्शन करोगे, तो उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि 10 ऐसे पॉइंट होंगे कि जो आपको पता ही नहीं है कि हुँ, स्टडी अब्रॉड के लिए क्या-क्या देखना चाहिए। तो वो सब पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस रहे होंगे और दूसरा है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंसल्टेंट फीस ले रहा है या इतना फीस जो है वो चार्ज कर रहा है कि जिससे बच्चा परेशान हो जाए या हुँ, पेरेंट्स परेशान हो जाए। रेवेन्यू मॉडल जो है वो ऑलवेज़ यूनिवर्सिटी ही रहता है। जी। और तो यहाँ पर जैसे कंसल्टेंट के बारे में बोला आपने, तो कोई भी स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉपर एजुकेशन कंसल्टेंट, क्वालिटी हुँ, एजुकेशन कंसल्टेंट चूज़ करना है, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको वो देख के उसको पता लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन कंसल्टेंट आज की डेट में हुँ, मिलेंगे हुँ, और कोई अच्छे होंगे, कोई बुरे होंगे, तो उसमें से कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसको वो देख के उसको पता लगे कि हाँ, ये एजुकेशन कंसल्टेंट जो है हुँ। वो अच्छा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहा जाए। जितने भी नए-नए कंसल्टेंट हैं, जो मतलब से फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका बिज़नेस ही कुछ और है और वो हाँ, कंसल्टेंसी में आ गया है, जी, ठीक है? तो वो फेसबुक और ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी। गारंटेड वीज़ा दे देंगे, हुँ, 100% स्कॉलरशिप, हुँ, ऐसे लोभामनी स्कीम में स्टूडेंट जो है, वो जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो हुँ, उसमें फँस जाते हैं। हुँ, तो कंसल्टेंट का सिलेक्शन करने से पहले मस्ट क्राइटेरिया क्या देखना चाहिए? सबसे पहले एक्सपीरियंस हुँ, नंबर हुँ, 1 कितने साल से जो है वो कंपनी चल रहा है, जी, कंपनी का प्रेज़ेंस इन अ गूगल, हुँ, उसका क्या रिव्यूज़ है, जी। उनकी वेबसाइट, उनका क्या लोकेशन है, उनका ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन। फिज़िकल वेरिफ़िकेशन भी फिजिकल इम्पोर्टेंट है। वेरिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ, आप कोई से फॉर एग्जांपल कि आप नागपुर में रह रहे हो, तो नागपुर के अंदर कोई ना कोई तो आपके टच में आपका कनेक्शन निकल जाएगा, तो आप हुँ, किसी अपने फ्रेंड को भेज सकते हो कि भाई जाओ आप जरा ऑफिस हुँ, जाके आओ, ठीक है। हुँ, दूसरा है कि
इतना अगर डीप में ना जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये भी देखना ज़रूर है। काफ़ी सारे मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल देखे हुए हैं कि बड़ा ऑफ़िस एस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 साल में ऑफ़िस जो है वो बंद हो जाता है। हुँ। तो यहाँ भी ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो जो केवल ऑफ़िस इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी जो है वो ओन किया हुआ हुँ, है या रेंटेड प्रॉपर्टी है और कितने साल से रेंटेड में चला रहा है। काफ़ी साल से चल रहा है तो दैट इज़ ठीक है। पॉज़िटिव पॉइंट। हुँ, उसके बाद जो भी कंट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसके पास कंसल्टेंट के पास से आप रेफरेंस का पूछिए कि भाई कितने स्टूडेंट आपके थ्रू गए हैं, हुँ, नंबर्स दीजिए, पेरेंट्स के नंबर दीजिए। वाह! ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो कंसल्टेंट है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि हुँ, उसको अगर कुछ छुपाना चाहता है वो, तो वहाँ पे वो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। हुँ, तो कुल मिला के आपको और कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करना है। स्टडी अब्रॉड के अंदर कंसल्टेंट को पैसा कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं होता है। हुँ, छोटी-मोटी अमाउंट जो कोचिंग का अमाउंट होता है 15-20 हज़ार के आस-पास करीबन जो होता है। जी, एम्बेसी का जो फीस होता है वो आप डायरेक्ट भर सकते हो। जी, जी, कनाडा का से फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कनाडियन एम्बेसी का जो है अपने कार्ड से या ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। जी, जी, जी। वो आपको को एजुकेशन कंसल्टेंट को कंसल्टेंट को देने की नहीं ज़रूरत देना है। ट्यूशन फीस भरना है, कंसल्टेंट को नहीं देना है। हुँ, ट्यूशन फीस आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में पैसा जाएगा। हुँ, ठीक है? वो भी हुँ। आपके उसमें बैंक भी के फ्रॉड माध्य होते हैं कई बार? बहुत बार हमारे लोकल शहर के अंदर हर साल में 5 या 6 किस्सा आपको सुनने में आएगा कि फीस ले लिया किसी ने, आगे भरा नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, तो हाँ। ध्यान में रखने वाली बात सबसे पहले पैसा कुछ देना नहीं है। नंबर 2 आपका अगर एडमिशन हो जाए तो उसको वेरीफाई करना है यूनिवर्सिटी में से कि भाई एडमिशन मेरा वो जो डायरेक्ट है वेबसाइट में से वो वेरीफ़ाई कर सकते वेरीफाई कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है? कि कौन से ईमेल से उसको ईमेल आया है। थिर्डली फीस डायरेक्ट पेमेंट करना है। हुँ, हुँ, हुँ। कंसल्टेंट के अकाउंट में नहीं डालना है, उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में डालना है और वीज़ा फीस उसको डायरेक्ट भरनी है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। कहाँ कहीं पे भी कुछ भी मतलब पैसे के बारे में लेन-देन अगर करना शुरू हो गया तो हुँ, वहाँ पे हुँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जी। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और वीज़ा वाली जो प्रोसेस है, इमिग्रेशन वाली प्रोसेस उसमें जो एजुकेशन कंसल्टेंट जो होते हैं, वो एग्ज़ैक्टली उसमें स्टूडेंट की किस तरीके से हेल्प करते हैं? प्रिसाइज़ली? सबसे पहले तो वीज़ा का जो वीज़ा प्रिपरेशंस को होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वीज़ा के लिए जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जी, जी। उसका एडमिशन लेटर हो गया, हुँ, उसका हुँ। इन्विटेशन हो गया मिनिस्ट्री हुँ, वाला, हुँ। फिर जैसे यूएसए में आई-20 हुँ, हुँ। होता है, फिर उसके बाद उसका जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, हुँ, उसका हुँ। आईटीआर है, हुँ, हुँ। वो सब कुछ उसका एक चेकलिस्ट के हिसाब से कंसल्टेंट रेडी करते हैं, ओके, वो ठीक है? कंसल्टेंट रेडी करते हैं पूरी कंसल्टेंट फाइल। रेडी करते हैं, स्टूडेंट भी खुद से भी कर सकता है, लेकिन जी, काफ़ी सारे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है कि वो स्टूडेंट नहीं को पता। कंसल्टेंट का हेल्प जी, लेना लेना पड़ता है। पड़ता। क्योंकि अगर वो प्रिसाइज़ली नहीं किया जाएगा तो वीज़ा रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट को वो वीज़ा फाइल पुट होने से पहले उसको पूरा एक बार वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट को वेरीफ़ाई स्टूडेंट को करना और उसके ज़रूरी है। पेरेंट्स को कि भाई मेरे क्या डॉक्यूमेंट है जो आप वीज़ा में सबमिट कर रहे हो। ओह! काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो छोटे-मोटे कंसल्टेंट है, वो केविन भाई की वीज़ा फाइल में भाविन भाई के डॉक्यूमेंट डाल देते हैं क्या बात कर और रहे हो? 5-5, ये 6-6 साल तक बैंड हो ब्लंडर्स। जाता है। ऐसे ब्लंडर भी देखने में आए हैं मेरे ओह माय ध्यान में। गॉड! तो आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो आप खुद बैठो कंसल्टेंट की ऑफ़िस में उसके स्टाफ के साथ। आप देखो कि वो डायरेक्टली वीज़ा फाइल कर रहे हैं या किसी और एजेंट को दे रहे हैं। यहाँ हुँ। पे क्या होता है कि आप स्टूडेंट का एडमिशन करने के बाद वीज़ा फाइल जो है वो अहमदाबाद जाएगा, कोई दिल्ली भेजेगा, कोई चेन्नई भेजेगा, चेन्नई वाला हैदराबाद वाले को, हैदराबाद वालों दिल्ली वाले को भेजेगा। तो वाया मीडिया का काम बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आप पता नहीं लगवा पाओगे। तो जी, उससे अच्छा है कि वीज़ा जब आपका प्रिपेयर हो रहा हो तो आप खुद बैठो वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीज़ा जो है वो मेरा कहाँ से प्रोसेस हो रहा है। उसमें ओके और वीज़ा के इंटरव्यूज़ जो होते हैं, हाँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखनी ज़रूरी है एज़ अ स्टूडेंट को आप बोलते हो जो? सिंपल जो स्टूडेंट है कि से फॉर एग्जांपल कि यूएसए में वीजा इंटरव्यू है जी, स्टूडेंट का, जी। ठीक है? और वो आपको इंटरव्यू पूछेगा कि भाई आपका फैमिली का क्या इनकम है? और आपने डॉक्यूमेंट में दिखाया है ईयरली 12 लाख रुपीस हाँ। और आप बोलोगे मेरा फैमिली का इनकम है 3 लाख रुपया। तो वो बेसिकली ये ट्रू, जानना चाहता है ट्रू। कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपके समझ में तो है है कि ना कि नहीं? क्या जी। डॉक्यूमेंट लेके कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? जी, जी, जी। इन व्हिच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग? हुँ।
वो उन अगर वो यूनिवर्सिटीज फर्जी के, हाँ। अगर वो फर्जी, आपने देखा होगा अभी पंजाब का न्यूज़पेपर में और सब जगह पे आर्टिकल आया था कि ढेर सारे स्टूडेंट को डुप्लीकेट एडमिशन लेटर देके उसको कनाडा पहुंचा दिया गया। ठीक है, डुप्लीकेट रिसेंटली, हाँ, एडमिशन लेटर प्रिंटर में से छाप के डुप्लीकेट करके ऑलमोस्ट 1000 बच्चे को एडमिशन दिया गया हाँ। कनाडा में। हम्म। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ ही नहीं था, ओके। लेकिन स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को फॉरेन में जाने का इतना क्रेज कि कंसल्टेंट को पैसा दे दे के लाखों रुपए का खर्च करके उससे गलत काम करवाया कंसल्टेंट ने। अब ओहो। कंसल्टेंट भी लालची, हम्म। पेरेंट्स और स्टूडेंट भी लालची, हम्म। दोनों का गोल एक है, एनी हाउ कनाडा पहुंचना है, एनी हाउ यूएसए पहुंचना है। अब वहां पे इलीगल जॉब कर रहे थे। वो पहुंच भी गए थे वहां हाँ, पर, तो वहां पर इमिग्रेशन, हाँ, इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम वीजा नहीं है? ऑफिस वाले को तो लगा कि भाई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, भेज दो। तो वहां पर वो यहाँ पर मतलब वो लूप होल बोल सिर्फ सकते हैं वहां? एंट्री एंट्री मिल गई। फिर वहां पे बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो जॉब कर रहे थे। फिर वो सब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करके अभी उस पे लीगल एक्शन लिया गया। मतलब वहां पर वो क्रॉस चेक नहीं किया गया वो इंटरव्यूज में वो? अब अब यही यही ना कि उसको ट्रेन किया जाता है। आप समझो, ओहो। उसको ट्रेन किया जाए तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी इस फील्ड कंसल्टेंट क्यों जरूरी है। आपने पहला क्वेश्चन जो है ना, हम्म। उसका ये जवाब है कि कंसल्टेंट इसलिए जी। जरूरी है कि आप फंस ना जाओ। हम्म। और अब्रोड जाना है स्टडी करने के लिए, लेकिन पैसों पैसों का जो प्रॉब्लम होता है कई फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। आज की डेट में मिडिल क्लास की बात करें तो 25-30 लाख की अमाउंट भी बहुत बड़ी होती है। तो उनके लिए लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या क्या आज की डेट में अवेलेबिलिटीज रहती है? अ, हालाँकि फाइनेंस के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट जी। के पास और पेरेंट्स के पास, अगर हम्म। उनका सिबिल अच्छा है, सिबिल स्कोर उसका अगर अच्छा है तो। जी। और दूसरा, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का समाज कल्याण विभाग, जैसे गुजरात स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांटेड लोन भी होता है, जी। ठीक है? व्हिच इज़ 4% इंटरेस्ट होता है ईयरली। हम्म। और 15 लाख जो है वो उसको अमाउंट जो दिया जाता है, जी। वो स्पेशली मतलब फॉर वो स्टेट गवर्नमेंट देती है? स्टेट गवर्नमेंट, जी। जैसे गुजरात गवर्नमेंट में है। हाँ। तो 15 लाख रुपया ईयरली उसका जो इंटरेस्ट है वो 4%। स्टूडेंट लोन स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट अब्रोड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ये हम्म। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा लोन है। और और हर एक मैक्सिम स्टेट देते हैं इस तरीके से? सभी स्टेट में कुछ ना कुछ अलग स्कीम जो है वो चलती रहती है जी। लोन की, लेकिन गुजरात का पर्टिकुलर ये जो लोन है स्टूडेंट्स के लिए, वो लोन जो है वो काफ़ी मतलब फ़ेमस है, पॉपुलर है। हम्म। और स्टूडेंट जो है वो लोन को आसानी से ले सकता है और उस हम्म। लोन के माध्यम से वो अपना विदेश अभ्यास का जो सपना है वो पूरा कर सकता है। ओके। अगर समाज कल्याण विभाग का लोन समहाउ नहीं हो रहा है, हम्म। नहीं होने के क्राइटेरिया भी है कि अगर आपका 6 लाख से ज़्यादा अगर आपका फैमिली इनकम है तो आपको उस लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। या फिर आपके 12th आपके जो क्लास 2 में क्लास 12 में अगर आपके परसेंटेज कम है तो हम्म। वो आपको नहीं मिल लोन सकता। एलिजिबल नहीं हाँ। हो। तो काफ़ी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि जिससे आपका लोन में बाधा आ सकती है। हम्म। तो ऐसे में आप कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे एसबीआई हो गया, हम्म। जैसे एचडीएफसी हो गया, जी। आईसीआईसीआई बैंक हो जी। गया, एक वो सारे बैंक से भी आप लोन कर सकते हो। स्टूडेंट लोन हर जगह पे अवेलेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अवेलेबल है। जी। जी। तो क्रेडिला करके एक हाँ, प्लेटफॉर्म भी वो है, भी लोन एडवांस प्रोवाइड करके, करती है। हाँ। तो लोन आसानी से स्टूडेंट को मिल जाता है। अगर उसके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उसको गाइड कर सकते हैं। जी। 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 और उसमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैंडेटरी इतना पैसा तो स्टूडेंट के फैमिली को निकालना ही, इतनी लोन, ऐसा कुछ क्राइटेरियाज? नहीं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन कर सकते हैं। से फॉर जी। एग्जांपल कि अभी फर्स्ट ईयर की फीस की रिक्वायरमेंट है, तो उतना लोन वो ऑप्ट कर सकते हैं। फिर हम्म। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो उसको वापस बढ़ा सकते हैं। जी। 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 मीनवाइल अगर उसको लोन भरना है तो वो भी सुविधा रहती है। तो फाइनेंशियली जिसका बैकग्राउंड, जिसको लोन का देखना है तो वो आराम हम्म। से हो जाता है लोन। जी। जी। धवल भाई, कल्चर शॉक करके एक टर्मिनोलॉजी है, फॉरेन एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है कि जब भी कोई स्टूडेंट एक कल्चर में से, क्योंकि एक कंट्री अपना इंडिया है, एक हुँ, कंट्री में से दूसरे कंट्री में जाएगा, वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से अलग है, एनवायरनमेंट पूरी तरीके से अलग है, तो उसको थोड़ा शौक लग सकता है कि थोड़ा फॉरेन जो एनवायरनमेंट है उसमें सेट होने में टाइम लग सकता है। तो एज एजुकेशन जो कंसल्टेंट,
आप स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हो? उनकी फैमिलीज़ को किस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करते हो? हुँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं प्री जी, डिपार्चर जब भी हमारा हाँ, ओरिएंटेशन होता है, जी। या स्टूडेंट्स का जब भी फ्लाइट टिकट रहता है उसके 1-2 महीने पहले से ही हम लोग उसको मेंटर करना शुरू कर देते ओह! हैं। सबसे पहले हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि हुँ, अगर स्टूडेंट हुँ, यहाँ से डिफरेंट कल्चर में जा रहा है, हुँ, ठीक है? तो क्या-क्या ध्यान में देना पड़ेगा आप लोग को? तो हाँ, सबसे पहले है कि उसको एटलीस्ट 20 टू 25 डेज़ जो ऑलमोस्ट करीबन 1 महीने के लिए हुँ, आप उसको पैम्परिंग मत करना, ठीक है? पैम्परिंग इन द सेंस कि छोटे-मोटे इश्यू आएँगे, आप इतने हज़ारों किलोमीटर दूर अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो जी, चैलेंजेस भी रहेंगी, हुँ, कुछ ना कुछ कमियाँ भी रहेगी, ठीक है? हुँ, होमली एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, हो सकता है कि स्टूडेंट को होम सिकनेस भी आ जाए, ठीक जी, है? जी, जी, तो ऐसे में उसको मेंटल सपोर्ट देना है पेरेंट्स के द्वारा कि सब हुँ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। हुँ, तो उतने में क्या है कि स्टूडेंट का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ, ठीक है? उसके सपोर्ट में बहुत सारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं, वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो देख लेते हैं, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, जी, जी, ठीक है? जी, तो हम पेरेंट्स को ऑलवेज़ कहते हैं कि एटलीस्ट एक 1 मंथ, ठीक है? अगर हाँ, स्टूडेंट जो है वो मतलब रो रहा है, हाँ, हाँ, स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि मुझे इंडिया वापिस आ हुँ, जाना है, घर पे वापिस आ जाना है, तो उसको एटलीस्ट समहाउ उसको 1 महीने तक उसको सस्टेन जी, करने दो, जी, ठीक जी, है? फिर उसके बाद स्टूडेंट जो वो अपने आप जो है वो कल्चर में ढल जाता है। ट्रू, फिर ट्रू, उसके बाद वो सब कुछ एडॉप्ट करना शुरू कर देता है, उसको वहाँ का सिस्टम जो है वो पता लग जाता है, उसका वहाँ का रहनी-कहनी है उसको वो समझ हुँ, में आ जाता है, हुँ, लोगों का व्यवहार जो है वो उसको समझ में आ जाता है जी, जी, और फिर जो स्टूडेंट है वो मतलब 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सेटल हो जाते जी, हैं। जी, और स्टूडेंट को ऐसे मेंटर करते हैं कि भाई अब सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको घर पे आपकी मम्मी, चाची, आपके पिताजी जो फैसिलिटी दे रहे थे वो अब आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं। हुँ, आपको खुद से अपने कपड़े भी देखने हैं, खुद हुँ, से आपको खाना बनाना है। हुँ, आपको आपके पास इतना बजट नहीं रहेगा कि आप पॉकेट मनी में से हर हर रोज़ रेस्टोरेंट का खाना खाने जा पाओ। जी, अगर हर रोज़ रेस्टोरेंट का खाना खाओगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जी, जी, आपका काम आपको खुद को करना पड़ेगा। हुँ, क्या-क्या पढ़ाई में चैलेंजेस रहेगी, किस हुँ, हिसाब से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो उसको हम लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको जब तक वो फ्लाई करता है ना, तब तक उसको एटलीस्ट उसको जितना इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहता है ना, वो हुँ, हम ऑलरेडी उसके में इनपुट कर देते हैं उसके माइंड वाह! में। वाह! ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अचानक वो हुँ, शॉक लग सकता है, कल्चर चेंज होता है तो। और अगर कोई बंदा, कोई ऐसा स्टूडेंट है, फॉर एक्स वाई जी रीज़न उसको बीच में छोड़ना पड़ता है, हुँ, हुँ, फॉर एनी एनी हाइपोथेटिकल यस। एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसीडर करें, कोई भी रीज़न है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या रहता है, उसको फिर से अगर रिकनेक्ट करना है, फिर से रीजॉइन करना है, तो यूनिवर्सिटी उसे अप्रूव करती है, क्या रहता है वहाँ पर? से फॉर एग्जांपल कि कुछ इमरजेंसी में उसको 6 महीना या 8 महीना इंडिया वापिस आ जाना पड़ा, जी, जी। फिर उसको वापिस जाना है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रेडिट सिस्टम होता है। हुँ, से फॉर एग्जांपल कि आपने 1.5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट किया, तो हुँ, उसके एक आप सर्टेन क्रेडिट तो आपको मिल ही जाते हैं, जी, ठीक है? तो आप कभी भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर वीज़ा आपको मिल रहा है या फिर आप कंटिन्यू वीज़ा में वापिस जाना चाहते हो, तो वहीं से आपका जो पढ़ाई है, वो वापिस शुरू हो जाएगा। ग्रेट। जो आपका लॉस रहेगा, वो बीच का जो गैप है, वो लॉस रहेगा आपका। हुँ, वरना आपको जो क्रेडिट है, वो आपको क्रेडिट वापिस मिल जाएँगे और आप वहाँ से वापिस शुरू कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। हमने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि स्टूडेंट 1 साल स्टडी करेगा, 1 साल जॉब करेगा, फिर पैसा इकट्ठा करके 1 साल वापिस पढ़ेगा, 1 साल जॉब करेगा। वहाँ पर ही वही कंट्री में यस, जॉब वहाँ पर मिल यस, जाती है जॉब? यस। हाँ, मतलब छोटा-मोटा जॉब जो भी उसके कैलिबर के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से उसको जो जॉब मिलता है, वो करता है। और जॉब के बारे में आपने बताया तो मैं वहाँ पर और एक गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो जॉब? हाँ, ऑफ़िशियली वो से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके स्टडी ड्यूरेशन के अंदर आप कनाडा जा रहे हो, तो आपको वीक में 20 आवर्स आपको जॉब करने का परमिशन रहता है गवर्नमेंट की ओर से। जी, जी, जी। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो अब्रॉड में जाते हैं, आपने काफ़ी सुना होगा हुँ, कि लोग बोल रहे हैं कि कनाडा में जॉब नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। जॉब नहीं है, यहाँ पे बच्चे आते हैं लेकिन जॉब नहीं है, अमेरिका में जॉब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं हुँ, है, हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, कैसे खाने-पीने का खर्चा निकलेगा? तो मैं इन सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी जॉब नहीं है। हुँ,
हम्म। इंडिया में भी अभी आपने देखा हाँ होगा कि हाँ, बोल रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट वाला सरकारी रहता है। भर्ती करवाओ, हाँ। वरना हम लोग ट्रू। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आंदोलन कर देंगे। हर कंट्री के अंदर जॉब का इश्यू है, हर कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी भावना है या फिर आपके अंदर अगर ऐसा ये है कि कुछ करना है, जी। ठीक है, तो छोटा मोटा जॉब तो हर जगह पे अवेलेबल है। जी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत आपका शुरू रहना चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है जॉब हम्म। प्राप्त करने में, तो आप नई नई बाउंड्रीज अपॉर्चुनिटीज को ओपन करो। आप कंटिन्यू कंटिन्यूस है ना, आप उसका प्रयत्न है वो शुरू रखिए, आपको जॉब मिलेगा। और कोई भी जॉब मिले वो छोटा नहीं होता है। हम्म। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है जीवन में। और कई बार हमने देखा है धवल भाई कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी फैमिलीज अपर मिडिल क्लास की जनरली रहती है, हम्म, और यहाँ पर वो अच्छे से मौज में रहते हैं, पूरा अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, और कई बार वहाँ पर जाके उनको छोटी जॉब करने में या छोटा जैसे रेस्टोरेंट में कोई लोग काम करते हैं, ऐसा काम करने में उसको कई बार ईगो का इश्यूज भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्टूडेंट को उस हिसाब से प्रिपेयर करते हो कि भाई वहाँ पर जाके हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए ये जॉब करना पड़े अपनी फैमिली, क्योंकि वहाँ पर जितना काम करेगा यहाँ पर फैमिली को उतना कम बर्डन आएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट को? अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टूडेंट का स्ट्रांग है इंडिया हुँ। में, जैसे आपने बताया, हाँ। ठीक है, जब स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा है, अगर हुँ। उसको छोटा-मोटा जॉब मिल रहा है, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कर लेता है। जी। उसका रीज़न ये है कि बाकी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट बना वो एक हुआ है। एनवायरनमेंट बना है, एक माहौल बना है। वही जॉब इंडिया में होगा तो नहीं करेंगे नहीं करे। शायद। और हम यहाँ से उसको गाइड भी करते हैं कि भाई जी। तुम्हारे पिताजी के पास इतने, तुम्हारे फैमिली के पास इतने पैसे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे तुम्हें सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिल जाएगी, हाँ। ठीक है। अगर वहाँ पे आप बंगलो भी खरीद लोगे हुँ। टेम्पररी, हुँ। और आप अगर सभी फैसिलिटीज भी उसको दे दोगे, हुँ। तो भी उसको जो है वो अपना काम तो खुद से ही करना पड़ेगा। हुँ। सर्वेंट वाला कल्चर इतना नहीं है उधर। हुँ। हुँ। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो ट्रेन, और वो जरूरी भी है। जी। यहाँ पे यहाँ पे चाहे कितने भी ऐशो आराम में स्टूडेंट का जीवन बीता हुँ। हो, हुँ। हुँ। लेकिन अब्रॉड में जाके अगर ये छोटी मोटी जॉब करेगा, तो उसको मनी का वैल्यू पैसों जो का, है, वाह! बहुत अच्छे, पैसे अच्छे। का वैल्यू है, उसको वो अच्छे से समझ पाएगा। उसको समझ में आएगा कि भाई 100 रुपया जो है वो कमाने में कितना मेहनत ट्रू, लगता ट्रू, है, ट्रू, ट्रू। और 200 रुपये का बर्गर खाने में कितना टाइम लगता है। जी, जी, तो जी। ये लाइफ लर्निंग लेसन है, सभी बच्चों को देखने चाहिए, सभी पेरेंट्स को इस एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट था। और कई बार पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अभी देखा गया है कि रैगिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में। तो वहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो स्टूडेंट जाते हैं, उसके रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स वगैरह आपको मिलती है क्या? क्या उसमें कुछ? रेयर ऑफ द रेयर जिसको बोला जाता है, रेयर ऑफ द रेयर। जी। उसका रीजन है कि अभी सभी यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। जी। जैसे इंडिया में आपको सुनने में आ रहा है, वैसे अब्रॉड में भी रैगिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। हुँ, हुँ, हुँ। और स्टूडेंट अगर किसी का रैगिंग करने का कोशिश करेगा, और अगर कंप्लेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मैनेजमेंट के पास गया, तो स्टूडेंट का करियर खत्म हो जाएगा, उसको रेस्टिकेट किया जाएगा, उसको ओह! डिपोर्ट किया जाएगा। ओहो! लेकिन एक है कि जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने सीनियर को एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, जी, ठीक है? जी। आप उस सीनियर को एक उस रिस्पेक्ट के साथ उसको बुला रहे हो, तो वो मेरे वो हिसाब से ठीक रैगिंग है। नहीं है, वो हाँ। एक मैनर्स है। आप भी नेक्स्ट ईयर सीनियर हुँ, बनोगे, हुँ। आपको भी लोग रिस्पेक्ट देंगे। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? तो रैगिंग का ज़्यादातर जो पुराने वाले जो रैगिंग हुआ करते ट्रू, थे, ट्रू, जो ट्रू। आज से 10 इन साल पहले वाला। हाँ, 2000 और 2005 के आसपास जो रैगिंग हुआ करते थे, हाँ। वो वाले रैगिंग अब कभी कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। रेयर जी। ऑफ द रेयर जिसको बोला जा सकता है। जी, 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 जी। और दूसरा हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा बीमार होगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ अलग हुँ, है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हुँ, अलग है। तो वहाँ पर आप उसको किस तरीके से देखते हो? और अलग-अलग कंट्रीज़ में उसको लेकर के जो हुँ, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ हुँ, पर आपका तो इतनी 200 हुँ, हुँ, प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपका ऑफ़िशियली टाई अप है, हुँ। तो वहाँ पर ये हेल्थ के रिलेटेड बच्चों को क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती है? ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे स्टूडेंट रसिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा ईस्टर्न यूरोप जा रहे हैं, जी। जॉर्जिया जा रहे हैं, जी, जी। फिलीपींस जा रहे हैं, जी, जी। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट
सभी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पहले से ही उसको करके फिर ही वीजा मिलता है। से फॉर एग्जांपल कि कनाडा के अंदर आपको अगर एडमिशन आपका लिया है अपने कनाडा में, अगर आपको कनाडा फ्लाई करना है तो उसके पहले आपका वीजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ आपका मेडिकल भी कंप्लीट होता है। जी, ठीक है, जी। जैसे यूके हो गया, तो हुँ, यूके के अंदर भी या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहीं से आपको उसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट में से वीजा का जो उसका काउंसलेट का वेबसाइट में से हुँ, वही आपको वो ऑफर करते हैं कि भाई 2 साल और 3 साल का ये पैकेज रहेगा। हुँ। स्टडी ड्यूरेशन आप बताओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो अ, ड्यूरेशन का आ वो जाता है। ड्यूरेशन का आपको कंपल्सरी लेना है। हुँ, ताकि अगर वहाँ पे पढ़ाई करने के दौरान एंटायर कोर्स ड्यूरेशन में अगर आप कुछ भी छोटी-मोटी बीमारी अगर होती है तो वो इस जी, इंश्योरेंस में कवर हो जाती जी, है। तो इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है। विदाउट इंश्योरेंस तो आजकल तो टूरिस्ट वीज़ा में भी इंश्योरेंस जी, जी। मैंडेटरी ट्रू, किया ट्रू। गया है। तो इंश्योरेंस इंश्योर्ड रहते हैं स्टूडेंट। हालाँकि हम लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास हुँ। आपका जो एलर्जी का जो मतलब आपके फैमिली डॉक्टर के पास से आपका छोटा-मोटा जो एलर्जी रिपोर्ट एलर्जी वगैरह। रिपोर्ट वगैरह या फिर एलर्जी रिलेटेड जो आपको दवाई है, हुँ, वो यहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन लेके हुँ, डॉक्टर का और विथ बिल आप ट्रैवलिंग में साथ में रखो। ताकि क्या है कि अगर छोटा-मोटा कुछ फ़ीवर हो गया या छोटा-मोटा प्रॉब्लम के लिए आपको बार-बार अस्पताल ना हुँ। जाना पड़े, जी, जी, तो जी। आपके पास एक सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए 6 मंथ की दवाई का। जी, तो रोटेशनली आप उसको चेंज यूज़ कर करते सकते रहो। हैं। जी, 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 जी। और दूसरा यहाँ से स्टूडेंट कई जाता है, मेडिकल स्टूडेंट्स हुँ, तो ठीक है। उसके अलावा भी कई लोग एमबीएज़ के लिए जाते हैं, हुँ, कई लोग बीबीएज़ के लिए जाते हैं। कई वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए हुँ, जैसे आप भेज रहे हो, लोग जाते हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हुँ, जाते हैं। और कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स का, वो स्टूडेंट का, जैसे आपने बोला, उनका एक रहता है कि अगर वही कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं, जैसे डेवलप कंट्री, तो हुँ, बहुत बढ़िया है। तो स्टडी के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ स्पेसिफिकली डेवलप्ड हुँ, कंट्रीज़ में हुँ, क्या रहती है? कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूके हुँ, है, हुँ। यूएस है, कनाडा है, तो वहाँ पर क्या रहती है और उसकी क्या प्रोसेस होती है और उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो किसी भी कंट्री में से फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहा है, ठीक है? हाँ, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ करने के बाद अगर उसका परफ़ॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा रहा, जी, ठीक है? जी। काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में अगर वो टॉप रैंकिंग पे आता है स्टूडेंट, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे जो है वो फैकल्टीज़ के द्वारा, हुँ, उसके हुँ। यूनिवर्सिटी के जो एचओडी है उनके द्वारा ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी बारीकी से मॉनिटर की जाती है। जी। ठीक है? हुँ, फिर अगर कैंपस में प्लेसमेंट का मौका मिले, अगर हुँ, कोई यूके की बड़ी कंपनीज़ जो है वो ये यूनिवर्सिटी में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को चुनना चाहती है, जी। ठीक है? तो पहले ऐसे स्टूडेंट जो है उसका पहले चांस बनता है कि जो हुँ, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एकेडमी जी, में अच्छा है, जी, जिस स्टूडेंट का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी उसका जी, ट्रू। अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो स्टूडेंट कहीं न कहीं हाइलाइट हो जाता है, चाहे इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है कि स्टूडेंट में कितना टैलेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। और रही बात अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्लेसमेंट नहीं है हो रहा है हुँ, समहाउ, हुँ। ठीक है? और आपको आपको जाके जॉब ढूँढनी पड़ रही है और जी, उसमें भी अगर आपका अच्छी जगह पे अगर आपका टैलेंट है, अगर आपने जो पढ़ा है वो दिल से पढ़ा है और आप अगर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो रियल लाइफ़ में, और अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ 1-2 प्रमोशन ले लिए, हुँ, हुँ। तो सेटल होना इतना मुश्किल नहीं है। जी। सेटल होने के लिए उसको बस एक अच्छा जॉब चाहिए, जिसमें पढ़ाई की हो उसी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहिए। उसका एक मिनिमम सैलरी जो है वो होना चाहिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके, तो वो कर सकता यानी है। कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे जैसे 5 साल का है फॉर हुँ। एग्जांपल कोर्स, उसके बाद उसको इंस्टेंटली इंडिया रिटर्न आना है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, रूल्स होते हैं? नहीं। उसमें नहीं, क्या नहीं। होता है? उसमें क्या होता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 ईयर का स्टडी है, हुँ, तो 3 ईयर के साथ 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। साथ में ही मिलता है? साथ में मतलब एक्सटेंड कर सकता है स्टूडेंट, जी। वो मतलब लीगली उसको हुँ, हुँ। एक्सटेंड कर सकता मतलब है। वो 2 साल के दौरान वो कुछ अच्छा ऐसा कुछ हाँ, 2 काम कर। साल, अब 3 साल जैसे वो बैचलर्स कर रहा है, तो हुँ, 3 इयर्स अगर पढ़ रहा है, तो हुँ। उसमें भी उसको जॉब तो करने दे रहे हैं। जी, लेकिन उसमें तो वो अभी पढ़ा नहीं बहुत है, तो कम जॉब पैसा मिलता है। छोटा-मोटा जॉब मिलेगा। हुँ, तो वो उसका लिविंग एक्सपेंस जो है वो निकलेगा। फिर 3 साल के बाद तो फुल टाइम जॉब करेगा। हुँ, 2 हुँ, साल का उसको ऑफिशियल वर्क परमिट मिलेगा, कहीं 3 साल का मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रह सकता है स्टूडेंट। ओके। और फिर वहाँ पर परमानेंट, अगर फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल वो रेज़िडेंसी की बात आए, तो उसमें कंट्री वाइज़ अलग-अलग प्रोसेस होती है, उसमें या क्या रहता है ओवरऑल बेसिक कंट्री में? वाइज़ परमानेंट रेसिडेंसी आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो गया है। जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छा जॉब है आपके पास,
हाँ। अच्छी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो हाँ, और हाँ। या फिर ऐसे कोई सेक्टर में, या से फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर है, नर्सिंग है, जहाँ पे जिसका डिमांड है, हुँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो अकाउंटेंसी का डिमांड है, सिविल का डिमांड है। ओहो! हो सकता है कि कंट्री का प्रायोरिटी आने वाले साल में चेंज भी हो जाएगा, अब जी। उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, कभी जी, उसको जी, नर्स जी। की ज़रूरत है। तो हुँ। वो थोड़ा-सा लक पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा-सा आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक है कि रेसिडेंसी लेना नामुमकिन नहीं है। जी। ठीक है? लेकिन अगर यहीं से आप ये लालच करके जाओगे कि मेरे को हुँ। रेसिडेंसी चाहिए, तो वो आपके हाथ में नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, जी। ठीक है? तब जाके आपको रेसिडेंसी मिलेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला। कई बार फैमिली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बहुत रहती है, प्रेशर भी रहता है हुँ, स्टूडेंट्स के ऊपर। आपने भी ये मार्क किया होगा कि अगर कोई 30 लाख 50 लाख रुपए के आसपास का खर्चा कोई फैमिली कर रही है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर रहता है कि भई यार इतने पैसे कर खर्चा करके अपने पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो वो प्रेशर को किस तरीके से स्टूडेंट ओवरकम कर सकता है? क्योंकि वो फैमिली का प्रेशर अलग है, स्टूडेंट की कैलिबर अलग है, उसपे बीच में अगर कहीं पर भी डिस्कनेक्ट होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें क्या आपका मानना है उसमें? स्टूडेंट को अपने आप पे विश्वास रखना है। अगर जी। फैमिली ने इतना पैसा खर्च करके उसको भेजा है, हाँ। तो उसको स्ट्रांगली वहाँ पे अपने जो फैमिलीज़ है उसको रिप्रेजेंट करना है। से हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो स्टूडेंट जो है जिसका फैमिली बैकग्राउंड हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छा नहीं है हुँ, हुँ। और वो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है, हुँ। ठीक है? तो वो स्टूडेंट को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, साथ-साथ में हार्ड वर्क भी करता रहना होगा उसको, हार्ड जी। वर्क करना होगा उसको, ठीक है? हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी रहेगी कि हुँ। कहाँ-कहाँ उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, कहाँ-कहाँ उसको अच्छा जॉब का अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, ठीक हुँ। है? और अगर समहाउ समहाउ अगर नेगेटिव साइड देखें कि नहीं हो पा रहा है, ठीक हुँ। है? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर ध्यान दे के पढ़ाई की है, तो आप इंडिया वापिस आके अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते ट्रू। हो या फिर आप अच्छी जगह पे जॉब ले सकते हो और अपने फैमिली को सैटिस्फाइड कर सकते हो कि मेरा करियर चाहे अब्रॉड में नहीं ब्राइट हुआ, हाँ, लेकिन मैं इंडिया में आपको करके दिखाऊँगा। मतलब प्लान बी हमेशा प्लान रहता भी ही है लाइफ हमेशा में। रहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्च किया है तो आपने एजुकेशन भी तो अच्छा लिया है। सही बात आपने है। दुनिया भर के लोग जहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक्सपोज़र के लिए आया सिर्फ है। इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, पूरे जी। वर्ल्ड से स्टूडेंट आते हैं। तो जी। वो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपका ग्रुप बड़ा, नेटवर्क आपका बड़ा हो रहा है, जी, आप जी। कॉन्टेक्ट्स डेवलप कर रहे हो। जी, तो जी। ज़रूरी नहीं है कि आप सेटल नहीं हो रहे तो आपको तो थक जाना है। वो एक पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट का मिलना भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वरना वो हुँ, बच्चा हो सकता है थोड़ा प्रेशराइज़ हुँ, फ़ील करे अपने आप हुँ, को। ये बहुत कुछ-कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें हम लोग अभी हुँ, डिस्कस कर रहे हैं जो जो बहुत ही ज़रूरी है जी। और हर एक स्टेज पे जब कोई भी ये बहुत इम्पोर्टेंट और एक मुद्दा मेरे को याद आ हुँ, रहा है कि अगर किसी को फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना है तो कौन-सा वो स्टेज है, कौन से वो स्टैंडर्ड है जहाँ से उनको प्रिपेयर ये करना अपने आप को करना ज़रूरी है कि चलो मेरे को वहाँ पर जाना है, फॉरेन में स्टडी हुँ, करने के हुँ, लिए जाना है, तो मेरे को लेट अस स्टार्ट प्रिपेयर हुँ, फॉर इट। हुँ। तो वो कौन-सा टाइम होना चाहिए आपके हिसाब से? सही समय जैसे कोई यूजी के लिए इंटरेस्टेड है, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएशन के जी। लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको 11th स्टैंडर्ड से ही उसको फोकसफुली काउंसलिंग लेना चाहिए जी। कि कौन से कंट्री में जाने के लिए क्या एग्जामिनेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जी। कितने परसेंटेज 12th में परफॉर्मेंस लाना होगा फॉर हुँ। दैट डिजायर यूनिवर्सिटी जहाँ हुँ। पे उसको एडमिशन लेना है। जी। तो 11th स्टैंडर्ड इज अ राइट टाइम टू डिसाइड जी। फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर जी। बैचलर्स। हुँ, हुँ। और पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, से फॉर एग्जांपल कि वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहा है तो वो सेकंड ईयर में उसको हुँ, एक्टिव हुँ। हो जाना है। हुँ। और अगर वो 4 ईयर्स प्रोग्राम कर रहा है तो उसको थर्ड ईयर थर्ड में ईयर में। एक्टिव हो जाना है। तो कुल मिला के आपको एक वन साल ईयर का जो है, 1 साल जो है वो प्रीवियस चलना प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का हम्म, टाइम मिले। ओके। एटलीस्ट 1 साल पहले आपको अगर वो करना बंदा ऐसा नहीं करता बच्चा और है। रिजल्ट आने के बाद वो करता है तो उसको क्या लॉस होता है सबसे बड़ा? इनटेक का लॉस हो जाता है। अगर से फॉर अभी जैसे 12th का एग्जाम खत्म हो गया गुजरात में, हाँ, हाँ। ठीक है, अभी रिजल्ट इज अवेटेड। हाँ, हाँ। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स आएँगे हमारे पास, हुँ। ठीक है? ढेर सारे स्टूडेंट्स आएँगे कि सर कनाडा जाना है, हुँ। सर ऑस्ट्रेलिया जाना है, हम ठीक है? अब हुँ। जैसे रिजल्ट आया मई में, हुँ। मंथ ऑफ मई में, हुँ। ठीक है? अब उसको जाना है कनाडा सितंबर में, हुँ। सितंबर 2024 में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी अब जनवरी इनटेक भी ऑलमोस्ट क्लोज़ होने आने वाला है। तो फिर हम हुँ। उस स्टूडेंट को हम लोग सितंबर 2025 या फिर मई 2025
अगर हम्म। उसका नसीब अच्छा है तो 2000 जनवरी 2025 में चुनिंदा ऑप्शन मिल सकता है। तो ऐसे में जी। क्या करेंगे फिर? बच्चे को हम प्रिपेयर करेंगे आईएलटीएस हम्म। के लिए, उसमें हम्म। भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट आ गया 12th का तो उसका तुरंत एप्लीकेशन हो हम्म। जाएगा और वीज़ा भी आ जाएगा। उसको लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है। अगर लैंग्वेज वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में है हम्म। स्टूडेंट, तो भी उसको ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखने में एटलीस्ट 5 या 10 दिन तो लगेगा। आराम से। ठीक है? यस यस। उसको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने में उसको रिसर्च भी तो करना पड़ेगा। जैसे हम्म। मैंने उसको कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट की, फिर उसको रिसर्च करना है, वो उसका काम है। हम्म। होमवर्क उसको करना है। मैं तो अपने लेवल पे उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का सजेशन दूँगा। लेकिन स्टूडेंट को खुद से भी वो देखना है जी कि ये बेस्ट है कि नहीं है मेरे लिए। जी हो जी। सकता है मेरे लिए बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए बेस्ट ना हो। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। तो उसके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाह! और प्री डिपार्चर प्रिपरेशन आप किस तरीके से हुँ। कराते हो? मतलब हो गया एडमिशन, सब कुछ हो गया, सब वीज़ा-वीज़ा सब आ गया। तब प्री डिपार्चर के लिए आप किस तरीके से वो प्रिपरेशन में कराते हो? क्या-क्या बोलते हो वहाँ पर? किस तरीके से उनको हेल्प करते हो? प्री डिपार्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को का एक गैदरिंग करते हैं, जी। ठीक है? उसमें हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं। बेसिकली हमारा जो है हुँ, हुँ। वो फैमिली से स्टूडेंट जो है हुँ, वो हुँ। अलग जी। मतलब रहने वाला है अब कुछ सालों के लिए, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उस ओरिएंटेशन में ज़्यादातर हमारा फ़ोकस रहता है कि फैमिली अटैचमेंट को भूल के, ठीक है? फैमिली अटैचमेंट तो है आपका, हाँ, जी, जी। वो तो है, लेकिन उसके साथ-साथ अपना करियर कैसे बिल्ड करना है, जी, ठीक है? जी, वहाँ जी। पे जाके आपको क्या नहीं करना है, डूज़ और डोंट्स, ठीक यस, है? यस, यस। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टूडेंट अ, हँसते-खेलते हाँ। सुपरमार्केट में से कुछ छोटी-मोटी चीज़ें अपनी जेब में डाल दी, तो दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। रात हाँ। को 12 बजे के बाद यहाँ पे किसी पे आपने हाथ उठा दिया, हुँ। किसी के साथ मारा-मारी मारा-मारी। हो गई तो हुँ। दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है? हुँ। कौन से एरिया में जाना चाहिए, कौन से एरिया को अवॉइड करना चाहिए, वो कौन से सारी टाइम चीज़ें आप फ्रेम, डिटेल में बताते वो हो? हम उसको अवेयर करते हैं कि आपको वहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, हुँ। ठीक है? कैसा ग्रुप बनाना है, आपको पता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं, अब तो ये इंडिया में भी सब कल्चर आ गया है। जी, जी, जी। स्कूलिंग से अब ये कल्चर आपको देखने को जी, मिल जी। रहा है बैड हैबिट्स वाला। तो वो अब स्टूडेंट के पीछे-पीछे आप नहीं रहने वाले हो। जी, जी। पेरेंट एज़ अ पेरेंट्स आप स्टूडेंट के आप चाहे अहमदाबाद में पढ़ाओ, चाहे घर से 200 किलोमीटर दूर पढ़ाओगे तो भी सेम एप्लीकेबल रहेगा और 3000 किलोमीटर दूर पढ़ाओगे स्टूडेंट को तो भी वो सेम एप्लीकेबल रहेगा। आप उसके पीछे-पीछे नहीं घूम सकते। जी। लेकिन आप जो मेंटर करते हो उसको, आप जो फ़ॉलो अप लेते हो, ठीक हुँ। है? आपका कितना दोस्ती अच्छा है अब हुँ, हुँ, हुँ। आपके बेटे और बेटी के साथ, जी। ठीक है? वो काफ़ी मैटर करता है। हाँ, ट्रू, कि ट्रू। कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप हुँ, पेरेंट्स को सभी कुछ बताना है। हुँ। कभी-कभार क्या होता है कि छोटी मैटर को बड़ी होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर उसके पिताजी को या उसके मदर को अगर उसने इन्फॉर्म किया होता है, तो उसके तजुर्बे से उसको गाइड कर सही देते। गाइडलाइन दे सकते हैं। तो पिताजी उसके फैमिली मेंबर्स को भी स्टूडेंट के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। तब जाके स्टूडेंट जो है वो गलत जगह पे जाने से रुक पाएगा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो यही ओरिएंटेशन में हम सब स्टूडेंट को गाइड करते हैं। आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे कि कोई अगर ऐसी कोई स्टोरीज़ जो अभी आप शेयर करना हुँ। चाहें, जो आपके स्टूडेंट के साथ बनी है या आपको आपके ये 10 साल की मेमोरी लेन में जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली कनेक्टेड है, ऐसी कोई स्टोरीज़ आप शेयर करना चाहें? इसको हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि एक्चुअल केस में जो स्टूडेंट है, जो पेरेंट्स है, वो इसका बेनिफिट ले पाए। जी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक नेगेटिव स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हुँ, ताकि पॉजिटिव वे में हुँ, हुँ, हुँ। स्टूडेंट और पेरेंट्स जो है वो अलर्ट हो जाए। जी। ठीक है? अगर आपका एकेडमिक लो है, अगर आप फेल हो, अगर आपका पासिंग रिजल्ट नहीं है, तो प्लीज़ उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, उसको प्रोड्यूस मत कीजिए गलत और एनी हाउ विदेश में पढ़ने जाना है, ठीक है? उसके लिए आप कुछ भी ऐसा ना करो कि आने वाले वक़्त में आपको और आपके परिवार को तकलीफ हो। हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए हैं कि जो इंडिया की ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मार्कशीट जो है वो छपवा के लेके आते हैं किसी ओह! एजेंट और कंसल्टेंट के थ्रू, फैब्रिकेटेड पूरा। पूरा फैब्रिकेटेड कि जिसको आप कहीं पे भी वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो उसको हम लोग
वो फाइल हम लोग हमारे वीज़ा के लिए और एडमिशन क्राइटेरिया हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन काफ़ी तरह देखा गया है कि पैसे की लालच में और सारे जितने भी छोटे-मोटे कंसल्टेंट हैं, उसको वैसे भी 1-2 केस मिलते हैं, तो वो उसी फाइल को आगे पुट करके उसमें स्टूडेंट का और पेरेंट्स का डिक्लेरेशन लेके और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें काफ़ी मैंने देखा है मेरे इस 10 साल के करियर में, ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे 30 टू 40 स्टूडेंट्स ऐसे मैंने क्लोजली मॉनिटर किए हैं कि जिसके डॉक्यूमेंट सारे के सारे फेक थे। ठीक है, ओह! फिर भी उनको अब्रॉड जाना है, फिर भी उसके फैमिली को उसको अब्रॉड भेजना है। तो यहाँ पे समाज के अंदर ये जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, वही लालच बढ़ाते हैं। वही पैसे के पावर में उसको फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हुँ, फर्जी वीज़ा क्रिएट करते हैं और सम एनी हाउ उसको अब्रॉड में जाने के लिए जो है वो बच्चों को प्रोवोक करते हैं। तो ओह! ये गलत है। आप हुँ, ईमानदारी से आप जितना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप जेन्युइनली ठीक है, आप जाओगे तो आपके साथ कहीं पे भी फ्रॉड नहीं होगा। हुँ, ग्रेट, ग्रेट। और कई कंट्रीज़ में धवल भाई देखा है कि हिंसा की घटनाएँ बनती रहती है, हुँ, मारा-मारी की घटनाएँ बनती हुँ। है। बीच में कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस बने थे। तो ऐसे सिनेरियो में आपका क्या मानना है कि कई बार पेरेंट्स डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं? ज़्यादातर हम हमारी ओर से ऐसा सजेशन होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल कि मॉर्निंग में वो उसका रूटीन ख़त्म करके फिर हुँ, यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर्स अटेंड करेंगे। फिर उसके बाद उसको मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट शाम को 8:30 9 बजे से पहले आपको अपने हॉस्टल या फिर अपना जो पीजी है वहाँ पे आपको वापस आ जाना ट्रू। चाहिए। अगर आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, वीक में अगर एक बार जा रहे हो तो ग्रुप सर्कल में जाना चाहिए। फ्रेंड सर्कल के साथ में जाना चाहिए और पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए। जी, तो इससे क्या है कि ये जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। मैं ये जी। नहीं बोलूँगा कि नहीं होगा रिस्क। हुँ। रिस्क यहाँ हम दोनों बैठे वहाँ भी है, ठीक है? यहाँ से हम लोग बाहर स्टूडियो के बाहर निकलेंगे वहाँ भी रिस्क है। हाँ, रिस्क हर जगह पे है, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, ठीक है? जी। दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। कोई ऐसा स्पेसिफिक कंट्रीज़ के जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है? कनाडा में बीच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डर गए थे। तो कोई आपको कंट्री ऐसा कंट्री तो मैं आपको नहीं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पूरा कंट्री तो हम नहीं बोल सकते से हाँ, फॉर एग्जांपल कि इंडिया है ठीक है तो इंडिया में आप क्या बोलोगे कहाँ पे अवेयर रह सकते हो से फॉर जी। एग्जांपल कि इंडिया में हो तो हम बोलेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में हम थोड़ा अवेयर हुँ, रहेंगे हुँ, ठीक है फिर जो नक्सली एरिया है हुँ। वहां पे हम लोग थोड़े से अवेयर जी, रहेंगे जी, जी। वैसे हर एक कंट्री के अंदर एक कुछ-कुछ एरियाज़ रहते हैं। सेंसिटिव एरिया रहता है कुछ न्यूसेंस वाला एरिया रहता है ये हमें डिसाइड करना है कि हमें उस एरिया में जाना है कि नहीं जाना ट्रू, है। ट्रू। अगर आपको कुछ बैड हैबिट है और आप अगर कुछ ऐसे एरिया में जा रहे हो कि जहाँ पे ऑलरेडी न्यूसेंस है, हुँ, वहाँ हुँ। पे क्राइम रेट है, ठीक है? तो वो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं आपके साथ भी और वो कुछ हो इंडिया में भी हो इंडिया सकता में है। भी हो सकता है। ट्रू, तो ट्रू। हर कंट्री के अंदर आप देखोगे से फॉर एग्जांपल इजिप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक जी। है? तो इजिप्ट के बारे में अगर आप गूगल करोगे, तो ज़्यादातर आप गूगल में पाओगे कि अमेरिकन सिटीज़न को वो एडवाइज़री दिया है कि भाई हुँ, आप इजिप्ट में ये कारियो के आस-पास मत हुँ, जाइए, हुँ, ठीक है? वो सेफ नहीं है। हुँ, लेकिन एब्सोल्युटली सेफ है। जा रहे हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, ठीक है? तो सेंसिटिव एरियाज़ हर एक कंट्री के अंदर होता है कि उस एरिया के अंदर कुछ खिंचाव, कुछ हुँ, तनाव हुँ। रहता है, तो हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे दूर रहें। जी, जी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन धवल भाई आपने शेयर की। अभी मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ और क्विकली आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? आर यू रेडी? रेडी, अगर आप मेडिकल स्टडी के लिए कोई एक कंट्री में जाना चाहो, तो आपकी ड्रीम कंट्री कौन-सी होगी? रसिया, ओह! व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर अबाउट स्टडीइंग अब्रॉड? फूड, ओह! One word to describe your dream university abroad. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, ओके। अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी, मेल सेलिब्रिटी को अपने रूम में रख सकते हैं, स्टडी अब्रॉड व्हाइल स्टडीइंग अब्रॉड, वो सेलिब्रिटी कौन-सी होगी? अक्षय कुमार, ओह वाह! ग्रेट। अ, पहली चीज़ आप अपनी सूटकेस में क्या भरोगे, जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाओगे, कौन-सी वो पहली चीज़ होगी? पिकल्स, क्या पिकल्स? ओह माय गॉड! गुजराती, टिपिकल गुजराती। व्हिच फॉरेन लैंग्वेज वुड यू लव टू लर्न व्हाइल स्टडीइंग अब्रॉड? फ्रेंच, Hmm. What is your go-to comfort food?
फ्रॉम योर होम कंट्री दैट यू मिस व्हाइल अब्रॉड, कौन सा वो फूड होगा जिसको आप मिस करोगे? थेपला। व्हाट इज योर मोस्ट एडवेंचरस थिंग you want to try while studying abroad? Wandering thousands of kilometers in nature. Oh, is it possible in while studying abroad? Yes. ग्रेट। अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होते हो तो सबसे पहले आप किसको कॉल करोगे? माता जी को। और अपने देश से कोई एक चीज जो आप अपने साथ ले जाना चाहोगे जब आप पहली बार अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाओगे, तो वो कौन सी चीज होगी? जिसको हम पूछते हैं मेरे भगवान कि जैसे मैं गणपति दादा की मूर्ति ले जाना चाहूंगा साथ। वाओ, थैंक यू वेरी मच धवल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट इनसाइट्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की, आई होप और मुझे इसका पूरा विश्वास है एक्चुअली कि वो कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच।